चाहते हैं आवाज़ सही ना थी। बहरहाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज के श्रृंखला में आप सबका हम यहाँ पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खासा बिंदु के साथ अगर देखा जाए तो जिस एक पर्याय के साथ यहाँ पे हम जुड़ने वाले हैं वो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं के ऊपर आधारित करता हुआ ये पूरा सेशन, पूरी एक श्रृंखला आपको दिख मिलती है। तो क्रम की अगर बात की जाए, श्रृंखला की अगर बात की जाए तो जिस एक पहलू में हम आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं उस संदर्भ को लेकर के यहाँ पर क्या होता है, एक एक बिंदु आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिएगा आज के बिंदु की शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदु को समझेंगे, एक एक पर्याय को व्यवस्थित करेंगे और देखते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को भी जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी निर्णायक होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिएगा एक एक बिंदु के बारे में, एक एक संदर्भ को आधारित करते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की बात करेंगे। रंजीत जी आज क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं आज थोड़ा सा हमारा मंतव्य था कि देखो अब आपकी परीक्षाएं टल चुकी हैं तो कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा सा अध्ययन करने का समय मिला है, तो क्यों ना थोड़ा सा समय हम उस चीज़ को लेकर के भी क्या करें, आप सबके साथ साझा करें। नो डाउट हमें लगता है कि आप पसंद करें या ना करें वो अलग मसला होता है, लेकिन हमारा मंतव्य एक ही है कि आपको बेसिक लेवल से उन सारी चीज़ों के बारे में एक पर्याप्त नॉलेज दिया जाए ताकि आगे चल कर के कोई विवाद ना हो, कोई ऐसी अवस्था जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि आखिर ये बिंदु अगर हमने कह सकते हो कि प्रश्न में देखा होता, क्लास में पढ़ा होता, तो शायद इसको हम गलत नहीं करते। ठीक है, तो निर्विवाद रूप से आज का जो सेशन होगा वो पूर्णतः आप कह सकते हो कि थ्योरी के ऊपर आधारित रहने वाला है और थ्योरी के संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधारित करते हुए हम फिर से एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए विषय संकल्पना के अंतर्गत एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। बिंदु की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें तो कोई संकल्पना नहीं है किसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमें चर्चा करनी है मुख्य रूप से आपके अपने प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश के बारे में। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए शुरुआत यहीं से होती है कि आखिर हमारे प्रदेश को लेकर के जैसे एक नाम के साथ हम इसको जांचते हैं, इसको पहचानते हैं, क्या यही नाम हमारे यहाँ पर बहुत पहले से था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, इस नाम को लेकर के, तो यह नाम हमारे प्रदेश का पहले नहीं था। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का पूर्व काल में अगर हम इसको नाम दें तो इसको नाम दिया जाता था ब्रह्मर्षि देश। क्या कहा जाता था? इसे ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी जाती थी। ब्रह्मर्षि देश क्यों बोला जाता था? ब्रह्मर्षि देश बोलने का एक रीजन था क्योंकि यहाँ पे कई सारे तमाम ऋषि मुनियों की जब बात की जाए तो उनका क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हो कि निवास स्थल था, उनकी कर्मस्थली थी। इसी कारण से इसको ब्रह्म ऋषियों के जन्मस्थली के रूप में, उनके कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे पहले ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता था। इवन अगर कहा जाए तो इसे उत्तर दिशा का स्थित एक उत्तर का प्रदेश भी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तर दिशा के ऊपर आधारित। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो दिशा के आधार पे इसे क्या कहा जाता था? इसे उत्तर का प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो दिशा के आधार पर इसको उत्तर का प्रदेश भी कहा जाता था, ये पुराने समय काल की बात की जाए। इवन अगर यहीं पर देखा जाए तो इसका एक और नाम आपको दिख मिलता है, कई बार आपने सुना भी होगा, खास करके जब हम इसको नाम देते हैं तो इस नाम के अंतर्गत ही इसे कई बार हम थोड़ा सा मध्य प्रांत की भी संज्ञा लेते थे। मध्य प्रांत कहने का जो लॉजिक था वो ये था क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा जो शासन था, अगर आप थोड़ा सा पुराने समय की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त जैसे राजा वगैरह का शासन हुआ करता था तो ये शासन प्रशासन आपके अफगानिस्तान तक विस्तारित था। तो उस दशा में ये थोड़ा सा क्या था, यह आप कह सकते हो कि मध्य में पड़ता था, तो इसी कारण से इसको क्या बोला जाता था, कई बार मध्य प्रांत के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन वास्तविक जो हमारे यूपी का एक संदर्भ हमें प्राप्त होता है वह वास्तविक स्वरूप हमें कब से प्राप्त होता है? वास्तविक स्वरूप प्राप्त होने का एक कारण आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो इस उत्तर प्रदेश का वास्तविक स्वरूप हमें देख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में। हमारे यहाँ पे जब एक घटना घटती है 1833 में, 1833 की जब बात की जाए, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता आती है। अंग्रेजी सत्ता ने क्या किया, अंग्रेजी सत्ता की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो कि बंगाल प्रांत से
क्या किया, बंगाल प्रांत से खास करके आप कह सकते हो कि जो आपका आगरा डिवीजन है उस आगरा डिवीजन को अलग कर दिया। आगरा डिवीजन की जब बात की जाए तो आगरा डिवीजन को क्या किया, अलग कर दिया। और यहीं से क्या होता है, इसका एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे सन 1833 का समय काल ध्यान रखिएगा, जब हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, बंगाल प्रांत से आगरा डिवीजन का कह सकते हो कि यहाँ पे अलग कर दिया जाता है। तो यहीं से अब एक ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप समझिएगा कि आप अपने पिता के साथ अपने घर में रहते हैं, लेकिन संयोग से पिताजी ने कहा कि ये लो जमीन के टुकड़े के कागजात, अब तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। तो उस दशा में क्या करोगे, आप अपनी टूटी फूटी झोपड़ी बनाने की कोशिश करोगे। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि 1833 में बंगाल प्रांत से जब आगरा को अलग किया गया तो एक जरूरत पड़ी हमें नए प्रांत को गठित करने की। तो यहीं से हमारे प्रदेश का भी चरण शुरू हो जाता है। और पहले चरण में हम देख पाते हैं कि 1836 में, कब, 1836 में, 1836 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे एक नाम निकल के आता है और उसे हम नाम देते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। तो सबसे पहले चरण में हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का नाम क्या निकल के आता है, उत्तर पश्चिम प्रांत। यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 1836 में इस प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत रखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं, चूंकि अंग्रेजों की जो एक विस्तारवादी नीति थी उसके अनुसार एक एक क्रम इसमें क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। जैसे कभी अवध को इसमें ऐड किया, कभी आगरा डिवीजन को अलग किया, कभी सहारनपुर को ऐड किया, कभी आप कह सकते हो कि फिरोजाबाद को ऐड किया। तो ऐसे अलग अलग बिंदुओं को क्या किया गया, यहाँ पे आपका ऐड किया गया। तो अंततः इसका एक नया स्वरूप जो हमें देख मिलता है वह देख मिलता है कब, तो वह देख मिलता है आपके 1877 में। अब क्या होता है, 1877 की जब बात की जाए तो यहां पे आगरा को ऐड किया जाता है, आगरा को ऐड किया जाता है। आगरा के अलावा अगर देखा जाए तो आगरा के अलावा आपका अवध को ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से आगरा, अवध और साथ ही साथ क्या होता है, आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, यह क्या होता है, यह बेसिक अभी वर्तमान हमारी यूपी का नाम देख मिलता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नाम किससे समित होता है, 1877 में फिर से यहाँ पे एक नया नाम मिलता है और वह नाम मिलता है आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में। क्लियर, आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो फिर से एक घटना यहाँ पे देख मिलती है और वह संदर्भ कब का होता है, वह संदर्भ होता है 1902 का। 1902 की जब बात की जाए तो 1902 में फिर से एक बार इस नाम में परिवर्तन होता है और पूरे नाम में ना परिवर्तन होकर के केवल इस नाम में परिवर्तन होता है, यह जो उत्तर पश्चिम प्रांत था। अगर इसकी बात की जाए तो अब इसे क्या कहा जाता है, अब इसे कहा जाता है आगरा एवं अवध का, आगरा एवं अवध का इसे संयुक्त प्रांत नाम दिया जाता है। ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से 1902 में यह नाम फिर से एक बार क्या होता है, परिवर्तित होता है। नाम की जब बात की जाए तो अगले चरण में फिर क्या होता है, आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पर एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, और उसके ही अनुसार क्या होता है, 1936-37 में हमारे प्रदेश का फिर से एक बार नामकरण कर लिया जाता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम किस रूप में जानते हैं, इस नाम को हम लोग नाम देते हैं संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो हमारे प्रदेश का नाम क्या हो जाता है, अब संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है, या जिसको हम संयुक्त रूप में क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस की संज्ञा भी दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश के नाम परिवर्तित होते रहते हैं अलग अलग समय पे। शुरुआत कहां से होती है, 1833 से। 1833 की जब बात की जाए तो 1833 में बंगाल प्रांत से आपका आगरा डिवीजन अलग हो जाता है और यहां पे कह सकते हो इसके बाद 1836 में एक नए प्रांत का जन्म, जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, 1877 में आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत इसे नाम दिया जाता है और खास करके 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे नाम दे दिया जाता है। और अंतिम में जब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम जो हमारे यहाँ पर आता है सन 1935 में, उसके अनुसार आपके अलग अलग राज्यों को गठित किया जाता है और इस संदर्भ में 1936-37 में हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है। यहां तक कोई संदेह, यहां तक किसी को कोई संदेह, चलिए बताने की कोशिश करेगा।
हमारे प्रदेश को 1833 में किस डिवीजन के साथ अलग किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। समझिए कि बिल्कुल एकदम सामने में खड़े हैं लाठी लेकर के। बताइए 1833 में किस डिवीजन से हमारे प्रदेश को अलग किया गया? बिल्कुल 1833 में हमारे यहां पर पश्चिम बंगाल प्रांत से आगरा डिवीजन को अलग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रदेश का पहला नामकरण किस वर्ष किया गया? हमारे प्रदेश का पहला नामकरण किस वर्ष किया गया? सही बात है, 1900 नहीं, 1836। 1836 में हमारे प्रदेश का नामकरण पहली बार क्या किया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत किया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत के बाद आपने देखा कि एक नई संकल्पना जुड़ती है और यहां पे क्या हो जाता है? आगरा एवं अवध को ऐड किया जाता है। आगरा एवं अवध को हमारे प्रदेश के साथ कब कनेक्ट किया गया? आगरा एवं अवध को हमारे प्रदेश के साथ कब कनेक्ट किया गया? बिल्कुल, इसकी जब बात की जाए तो आगरा एवं अवध हमारे प्रदेश के साथ 1977 में कनेक्ट हुआ। इसके बाद 1977 के बाद हमारे प्रदेश का नाम परिवर्तित करते हुए कुल मिलाजुला के आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। यह कौन सा वर्ष था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हमारे प्रदेश का नाम किया गया, यह किस वर्ष किया गया? बिल्कुल देसवाल जी, 1902 में। 1902 में हमारे प्रदेश का नाम फिर से परिवर्तित करते हुए क्या किया गया? आपका आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे क्या होता है? आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के बाद हमारे यहां पर 1936-37 में हमारे प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत किया जाता है। क्लियर? तो यह बिंदु आपको दिख मिलता है। आगे की जब बात करते हैं तो यहां पे नाम आता है। आपने इन सारे बिंदुओं को देखा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, अर्थात हम कह सकते हैं 15 अगस्त सन 1947, तो 15 अगस्त 1947 में हमारे प्रदेश का नाम क्या था? तो हमारे प्रदेश का तब नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। लेकिन यहां पे अगर आपसे बताना चाहें तो संयुक्त प्रांत हमारे प्रदेश का नाम हुआ करता था 15 अगस्त 1947 में। लेकिन आगे चल करके क्या हो जाता है? एक घटना ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं 24 जनवरी सन 1950। इस दिवस को क्या होता है? इस दिवस को हमारे प्रदेश का एक नया नाम मिलता है और उसे हम शुद्ध रूप से क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश। तो आज जिस एक प्रदेश के नाम को आप जानते हैं, जिस एक नाम को आप पहचानते हैं, जिसे हम शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश कहते हैं, यह हमें कब प्राप्त हुआ? तो यह हमें प्राप्त होता है 24 जनवरी को। कब प्राप्त होता है? इस घटना की जब बात की जाए तो यह घटना हमें निर्णायक रूप से दिख मिलती है कब? 24 जनवरी को। तो आज का जो हमें उत्तर प्रदेश प्राप्त हुआ है वह कब प्राप्त हुआ है? यह 24 जनवरी को प्राप्त हुआ है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश प्राप्त हुआ है और यही कारण होता है कि हम लोग 24 जनवरी को क्या कहते हैं? शुद्ध रूप से अगर आप इसे याद कर पाए तो इसे नाम दिया जाता है यूपी दिवस। आपने कई बार सुना होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस आपका आयोजित किया जाता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश का दिवस आपका आयोजित किया जाता है। लेकिन यह कब आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है इसी 24 जनवरी को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये यूपी दिवस हमारे यहाँ पर पहले नहीं आयोजित होता था। 2018 से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तो पहले यूपी दिवस हमारा नहीं आयोजित होता था, 2018 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बार यूपी दिवस आपका आयोजित किया गया था, खास करके आपके महाराष्ट्र में एक बार यूपी दिवस आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे यूपी दिवस को आयोजित नहीं किया गया। तो संयोग से जो हमारे यूपी के पिछले राज्यपाल थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, किसके रूप में नाम देते हैं हम लोग? राम नाईक के रूप में। तो श्री राम नाईक जी की जब बात की जाए तो इन्होंने एक संदेशा दिया मुख्यमंत्री को कि भाई जिस तरीके से सारे राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, क्यों ना उत्तर प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाए, ताकि उसकी भी एक विशेष पहचान हो। तो उस परिप्रेक्ष्य में पहली बार यह समझ में आता है और इस विधा को हम लोग क्या करते हैं? अपने यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली बार 24 जनवरी को हमारे यहाँ पर क्या होता है? आप कह सकते हो 2018 से यह आपका यूपी दिवस आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला घटना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारी यूपी का नाम उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक घटना जन्म लेती है और वह घटना होती है आपके 1953 में। ये 1953 की घटना हम यहाँ पे रिकॉल कराना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 1953 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना था
और वह राज्य किस एक आधार पे बना था? यह बना था भाषा के आधार पे। शायद आपको याद होना चाहिए, हमारे पेट परीक्षा में यह पूछा गया है। ठीक है, तो भाषा के आधार पे कह सकते हो कि पहला राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और इसको बनाने के लिए जो एक व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण जिसने इसकी लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम था श्री पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था? श्री पोट्टी श्रीरामुलु। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसके लिए आप कह सकते हो कि 56 दिनों का एक आमरण अनशन किया था। और इस अनशन के बाद क्या हो जाती है? इसी अनशन के बाद इनकी कह सकते हो कि डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो सरकार के ऊपर एक दबाव बन जाता है। ठीक है, जब आमरण अनशन होता है तो इसके बाद क्या हो जाता है? सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है कि भाई सरकार एक काम करो, ये व्यक्ति मर गया है, लोग सहानुभूति में उसके साथ खड़े हैं, अब आपको यहाँ पे राज्य गठित करना पड़ेगा। तो आनन फानन में क्या होता है? यहाँ पे राज्य गठित कर लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या हो जाता है? यहाँ पे एक घटना जन्म लेती है कि चलो ये तो पहला राज्य गठित हो गया आपका आंध्र प्रदेश, लेकिन ऐसा क्रम क्या होगा? हमारे साथ और भी गठित होगा। आने वाले समय में क्या होगा? और भी ना जाने कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि भैया हमारा अपना खुद का राज्य चाहिए और एक इस आधार के लिए हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? एक हमारे यहाँ पर समिति गठित की, और जिसको हम क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग समिति। फजल अली आयोग की जब बात की जाए तो फजल अली आयोग या फजल अली आयोग समिति का गठन किया गया। और इसका पूरा संदर्भ था कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ये जो भाषा का एक मंतव्य होता है उसको लेकर के ये लोग क्या करें? अपनी बात करें। तो यहां पर क्या होता है? फजल अली आयोग के द्वारा जो एक सुझाव दिया गया वह सुझाव ये था कि पहली बात तो एक काम किया जाए, हमारे यहाँ पे संविधान में जो शुरुआत में प्रावधान था वह प्रावधान ये था कि राज्यों की अलग अलग कैटेगरी सुनिश्चित थी। जैसे आपने देखा होगा ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो राज्यों के भी आपके कैटेगरी रखे थे। जैसे ए कैटेगरी वाले राज्य, फिर बी कैटेगरी वाले राज्य, फिर सी कैटेगरी वाले राज्य, फिर डी कैटेगरी वाले राज्य। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी थी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये क्या तरीका है? राज्यों को स्वतंत्र रखिए और इनको एक ही आधार दीजिए, या तो ये स्वतंत्र राज्य हो या फिर यह केंद्र शासित प्रदेश हो, तो केवल 2 कैटेगरी होनी चाहिए। तो इस दशा में फजल अली आयोग की जब बात की जाए, जो आपके 1956 में अपनी रिपोर्ट को सौंपती है, और इसके माध्यम से क्या होता है? भारत के जितने भी राज्य थे सबका पूरी तरीके से पुनर्गठन किया जाता है। और यह घटना कब की होती है? यह घटना होती 1 नवंबर 1956। और इस पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? आप कह सकते हो कि भारत के जितने भी राज्य थे, मतलब आप कह सकते हो कि वर्तमान अगर हम 28 राज्य की बात करें तो उस टाइम पे 14 राज्य थे और 7 केंद्र शासित। तो इस तरीके से सबका पुनर्गठन किया गया। तो यहां पे मुख्य रूप से आप कह सकते हो इस घटना से एक हमें जानकारी मिलती है कि हमारे यूपी का भी पुनर्गठन किया गया। और यूपी के पुनर्गठन की जब बात की जाए तो यह कब किया गया? तो यह घटना आपको देख मिलती है 1 नवंबर सन 1956 को। यही क्वेश्चन साफ साफ आपके आया था किसमें? आपके यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन साफ साफ पूछा था कि यूपी का पुनर्गठन कब किया गया। अच्छा, बच्चा लोग क्या पढ़ के गया था? बच्चा लोग पढ़ के गया था कि यूपी दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो उसने साफ साफ जवाब गलत कर दिया था, क्योंकि यूपी का पुनर्गठन कब हुआ है? यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जबकि यूपी के दिवस की जब बात की जाए तो ये 24 जनवरी है। दोनों में अंतर रखिएगा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंचे कि 1 नवंबर 1956 को क्या हो जाता है? हमारे राज्यों का पुनर्गठन होता है, और जिसके क्रम में कहीं ना कहीं हमारा यूपी जो है वो भी शामिल होता है। तो यूपी का भी पुनर्गठन किया जाता है। यह कब पूछा गया था? आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पुनर्गठन के बाद अब तो लगभग सारी चीजें आपके कह सकते हो कि बिल्कुल सम्मिलित तरीके से चल रही थी, लेकिन एक घटना और जन्म लेती है। कब? आपके जब हम बात करते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर सन 1956, सॉरी 9 नवंबर सन 2003 को। 9 नवंबर सन 2003 की जब बात की जाए तो इसका गठन क्या होता है? सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होता है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए तो यहां पे एक घटना जन्म लेती है, और यह होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 13 उत्तरी जिलों को काट करके 13 उत्तरी जिलों को काट करके क्या किया जाता है? एक नया प्रांत बनाया जाता है, एक नया प्रदेश बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो 13 उत्तरी जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया जाता है। और इस नए राज्य की जब बात की जाए तो इस नए राज्य का गठन किस एक नाम से होता है? तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसे शुरुआती तौर पे नाम दिया गया था उत्तरांचल।
उत्तरांचल की जब बात की जाए तो उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य गठित किया जाता है। हालांकि इसी की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 2006 में इसका नाम परिवर्तित करते हुए अब उत्तराखंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के समय में अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या हो जाता है, आज के समय में यह उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। कब इसका गठन किया गया, तो यह गठन किया गया 9 नवंबर सन 2000 को। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे अब एक बिंदु फिर से हमारे सामने आ जाता है और वह यह होता है कि 13 उत्तरी जिले काट दिए गए थे। क्या किए गए थे, 13 उत्तरी जिलों को काटा गया था। इसका मतलब जो हमारे यूपी के साथ एक हिस्सा था, अगर हम थोड़ा सा इसको रेखांकित कर पाए तो यूपी कुछ ऐसा हमारा पहले हुआ करता था और इसके साथ ये उत्तराखंड का हिस्सा। तो अब आप कह सकते हो कि ये उत्तराखंड का हिस्सा क्या किया गया, काट के अलग कर दिया गया, अर्थात इसको हमने क्या किया, बंटवारे में अलग कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये वाला हिस्सा बचा जो आपको इधर तरफ दिख रहा है। ठीक है, इतना हिस्सा हमारे पास अब बचा। तो यही वास्तविक स्वरूप हमें कब प्राप्त हुआ, यह घटना जो देख मिलती है उसी को हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे यूपी का वास्तविक स्वरूप, यूपी का वास्तविक स्वरूप कब प्राप्त हुआ, तो यूपी का जो वास्तविक स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है वह कब प्राप्त हुआ है, तो वह खास करके आप देख सकते हैं यह घटना आपको देखने मिलती है। तो यह आपको देख मिलता है 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इस तरीके से यह पुनः ध्यान रखिएगा कि यूपी का जो एक वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ है यह हमें कब प्राप्त हुआ है, तो यह आपको देख मिलता है मुख्य रूप से आपके कब प्राप्त हुआ है, तो इसकी जब बात की जाए तो यह प्राप्त हुआ है आपके 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 की जब बात की जाए तो इस दिवस में क्या हुआ है, यूपी का हमें वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यूपी के वास्तविक स्वरूप की जब बात की जाए तो यह कब प्राप्त हुआ है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा यूपी का आज जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त है, मतलब आप कह सकते हो कि उत्तराखंड के बंटवारे के बाद, तो वह हमें दिख मिलता है किस एक संदर्भ में, तो वह आपको दिख मिलता है खास करके 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, यूपी के वास्तविक स्वरूप की जब बात की जाए तो यह कब प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। इतनी बात क्लियर है। यहां अगर कोई संशय हो तो एक बार बता दे, यहां तक अगर कोई संशय हो तो एक बार के लिए जरूर बता दे, क्योंकि एक एक बातों को अगर आप स्पष्ट करते हुए चलेंगे तो हमें लगता है कि बेहतर होगा, और कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो उस दशा में भी आप बताएंगे तो हमें लगता है कि उसे यहीं पर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने जिलों को काटा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 13 उत्तरी जिलों को काटा गया है। 13 उत्तरी जिलों को काटा गया है। आप दिशा के आधार पर देखेंगे तो ये उत्तर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। यहां कोई संशय? देखिए, टाइमलाइन मिला है, इसका मतलब हमें बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी के लिए जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम बिल्कुल करेंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करें अपने प्रदेश को आधारित करते हुए। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस की परीक्षा आपकी कैंसिल हुई है, यूपी का आरओ आपका कैंसिल हुआ है, 6 महीने में होगा। अब एक बड़ी सूचना, गुप्त सूचना, आपके पीसीएस परीक्षा को भी ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि 99% उम्मीद है कि ये परीक्षा भी आपकी टाली जाए, क्योंकि एक तो है चुनाव का दबाव है सरकार के ऊपर, और दूसरा सरकार इसमें कोई रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहती है कि परीक्षा भी कराए और उसका क्या हो, लीपापोती भी हो जाए। तो इस दशा में हमें लगता है कि ये परीक्षा भी आपकी बिल्कुल टलेगी। और आज की घटना में आपने सुना होगा कि जो यूपी पीसीएस के परीक्षा नियंत्रक हैं उनको हटा भी दिया गया है। तो अभी तो देखो कोई वास्तविक कह सकते हो कि इसकी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई अपडेट होता है तो उसे बताया जाएगा। लेकिन ये बात थोड़ा सा कह सकते हो कि संशय है कि परीक्षा आपकी हो सकती है या फिर ये परीक्षा आपकी टाली जाए। तो इस दशा में अब ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी जो परीक्षाओं का दौर अगर इस तरीके से टल रहा है तो अगले आने वाले समय में हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, विधिवत तरीके से तैयार रखना पड़ेगा, तभी हम आगामी लड़ाई के लिए तत्पर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने देखा किसके बारे में, आपके राज्य के परिप्रेक्ष्य नाम को लेकर के। ठीक है, नाम को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया हमारे यूपी का नामकरण। ठीक है, नामकरण की यही संकल्पना आपको दिख मिलती है। अब नाम के साथ थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो क्या होता है, शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जब भी किसी राज्य का एक नाम स्थापित किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक जरूरत पड़ती है उसकी सत्ता को लेकर के। और सत्ता के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यह नाम किसके संदर्भ में आता है, सत्ता के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उसका केंद्र बिंदु जो होता है वह होती है राजधानी के रूप में। आज अगर हम यूपी के राजधानी को थोड़ा सा क्रम में कनेक्ट करते हुए चले तो पहला चरण आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारे प्रदेश की स्थापना की गई अर्थात 1836 में, तो 1836 में ही हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को आधारित करते हुए क्या होता है, एक यहाँ पे नया क्या हो जाता है, आप कह सकते हो कि राजधानी गठित किया जाता है।
और इसकी जब बात की जाए तो 1836 में क्या होता है, 1836 में पहली राजधानी हमारे यहाँ पर आगरा को गठित किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या होती है, आगरा होती है। अच्छा, आगरा को क्यों बनाया गया, क्योंकि आगरा अपने आप में परंपरागत तरीके से पहले से ही यूपी की राजधानी थी और विधिवत तरीके से आप जानते हैं कि मुगल शासकों की जब बात की जाए तो मुगल शासकों ने कितने अच्छे तरीके से इसे बसा रखा है। सिकंदर लोदी के बारे में आप भी जानते हैं कि 1504 में क्या किए थे, इसको बसा रखे हैं। देखते हैं किसी दिन आपको इतिहास का भी, यूपी का एक दर्शन करा देते हैं तो फिर वह मसला भी आपका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हमारे यहाँ पर क्या होता है, 1836 में आगरा नाम के शहर को क्या किया जाता है, राजधानी बनाया जाता है, क्योंकि आगरा अपने आप में वेल डेवलप्ड था। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो आगरा के बाद फिर एक दूसरी घटना जन्म लेती है और वह जन्म लेती है कब, तो वह जन्म लेती है 1858 में। 1858 में 1858 में हमने क्या किया, अपने प्रदेश की राजधानी परिवर्तित करते हुए आगरा से इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद, या जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्रयागराज का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज आज इसका नाम होता है, उल्टा लिख देते हैं नहीं तो आप लोग गुस्सा जाएंगे, आज इसका नाम प्रयागराज है। आज इसका नाम प्रयागराज है, पूर्व में इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था। ठीक है, तो 1858 में इस राजधानी को परिवर्तित किया गया किसके रूप में, आपके इलाहाबाद के रूप में। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन था। आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के उपरांत क्या होता है, आप भी जानते हैं हमारे पूरे देश में क्या हो जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है, इंग्लैंड की महारानी जो होती है, इंग्लैंड की जो सामग्री होती है, अगर उनकी बात की जाए तो उनके शासन में क्या हो जाता है, यह परंपरा चली जाती है। अर्थात अब कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि महारानी शासन लागू हो जाता है। ठीक है, महारानी शासन अब हमारे यहाँ पर लागू हो जाता है, तो इस दशा में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पैटर्न था वो परिवर्तित हो जाता है। अब जब परिवर्तित होता है तो उसमें आप मुख्य रूप से देख पाते हैं कि महारानी के द्वारा जो एक घोषणा रखी गई थी, उस घोषणा के बारे में आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि ये जो घोषणा है, यह घोषणा पत्र किसके द्वारा सुनाया गया था। तो पत्र की जब बात की जाए तो पत्र जो सुनाया गया था, बेसिक ध्यान रखिएगा, यह पत्र सुनाया गया था कैनिन के द्वारा। कैनिन की जब बात की जाए तो कैनिन के द्वारा क्या किया गया था, यह पत्र आपके पढ़ के सुनाया गया था। कहां पे सुनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, यह सुनाया गया था आपके, जब हम बात करते हैं इसे प्रयागराज के अंतर्गत, और प्रयागराज में आपने सुना होगा एक यहां पे पार्क पड़ता है, मिंटो पार्क में। ठीक है, तो मिंटो पार्क की जब बात की जाए तो मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिन की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से क्या किया गया था, इसको सुनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे महारानी शासन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन शासन के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद खास करके आप कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या हो जाता है, आपका महारानी शासन हमारे यहाँ पर आ जाता है, और महारानी शासन की जो घोषणा करी जाती है वह मुख्य रूप से कैनिन के द्वारा किया जाता है मिंटो पार्क में, और यही कारण होता है कि राजधानी हमारे यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राज्यों के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आप समझ पाते हैं कि एक घटना और यहाँ से जुड़ती है, और वह घटने का संदर्भ होता है एक दिन की राजधानी। एक दिन की राजधानी किसकी, देश की, भारत देश की जब बात की जाए, भारत देश कम ब्रिटिश भारत। ठीक है, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत देश की एक दिन की राजधानी, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक दिन की राजधानी यह कौन बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी आपका संयोग से कह सकते हो प्रयागराज, यह प्रयागराज बनाया गया था। और प्रयागराज की जब बात की जाए तो यह घटना कब की होती है, तो यह घटना होती है 1 नवंबर सन 1858। 1 नवंबर सन 1858 की जब बात की जाए तो इस दिवस को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह एक दिवस चिन्हित किया गया था किसके लिए, आपके प्रयागराज के लिए। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज क्या किया गया था, एक दिन की राजधानी आपके घोषित की गई थी। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज 1 नवंबर सन 1858 को क्या किया गया था, आपके राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था। किसका, जब हम बात करते हैं पूरे भारत को लेकर के। ठीक है, तो पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत की राजधानी के रूप में 1 नवंबर सन 1858 को क्या किया गया, प्रयागराज को राजधानी घोषित किया गया। पहली बात तो यह हो जाती है। ठीक है, तो 1858 में यह परिवर्तन बड़े लेवल पर दिखता है। 1858 के बाद अब थोड़ी सी घटना और परिवर्तित होती है, और वह घटना क्या परिवर्तित होती है, तो एक क्रम आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर सन 1919 का। 1919 की जब बात की जाए तो यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा, इस टाइम पे हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या हुआ था, हमारे भारत आया था। 1919 में भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसके अनुसार क्या हुआ था, जिसके अनुसार प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया जाना था। और संयोग से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, 1921 में आपके कह सकते हो कि संयुक्त प्रांत का एक विधान परिषद गठित किया गया। संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत का एक विधान परिषद इसका गठन किया गया, और इस गठन के परिणाम स्वरूप अब आप कह सकते हो कि ये विधान परिषद कहाँ पे गठित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, यह आपके लखनऊ में स्थापित किया गया। और इसी तर्ज पर आप कह सकते हो कि ये जो संयुक्त प्रांत था उसके लिए एक गवर्नर भी आपका नियुक्त किया गया। तो इस तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर 1921 में संयुक्त प्रांत के विधान परिषद को गठित किया गया, और यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर की नियुक्ति लखनऊ की गई। अब एक बाधा आ जाती है कि भाई हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी, प्रयागराज थी, हमारे प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी, लेकिन गवर्नर साहब कहाँ बैठती हैं, लखनऊ में बैठती हैं। हमारे राज्य की जो विधान परिषद है वो कहाँ पे होती है, वह भी आपके लखनऊ में बैठती है। तो अब गवर्नर साहब प्रयागराज लखनऊ इस दशा में काफी कह सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो किया क्या गया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1921 की जब बात की जाए तो 1921 में आंशिक तौर पे क्या किया गया, हमारे यहां पे लखनऊ को राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो लखनऊ को राजधानी घोषित किया गया किस कारण से, क्योंकि 1921 में हमारे प्रदेश में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन किया गया, और साथ ही साथ आपके गवर्नर साहब आपके लखनऊ में बैठते हैं, जिसमें आपने सुना होगा लखनऊ में जब आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो रेजिडेंसी है इनके लिए संबंधित होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य 1921 की जब बात की जाए तो 1921 में क्या होता है, आंशिक तौर पर लखनऊ को राजधानी घोषित किया जाता है। अब आगे के चरण की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कई सारे सुधार अधिनियम वगैरह आते रहते हैं, लेकिन यहां पे एक मुख्य रूप से फिर से एक आता है जिसको हम नाम देते हैं भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम की जब बात की जाए तो इसका पैटर्न क्या है, तो भारत शासन अधिनियम की जब बात की जाए तो ये हमारे यहां पर आता है कब, या आता है 1935 में। 1935 में ये भारत शासन अधिनियम हमारे कह सकते हो कि हमारे यूपी में आता है, पूरे भारत के लिए आता है। और पूरे भारत के लिए आता है तो इसका एक मंतव्य था कि देखो प्रांतों के परिप्रेक्ष्य में क्या करना है, हमें शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना है और प्रांतों में एक विधानसभा का गठन किया जाना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं संयुक्त प्रांत के लिए, तो संयुक्त प्रांत के लिए क्या होता है, यहाँ पे विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, विधानसभा का क्या हो जाता है, गठन किया जाता है। और यह गठन कब होता है, तो यह 1937 में आपका किया जाता है। आपने देखा भी होगा इसके चरण में चुनाव वगैरह भी किए गए थे, और पहली बार आप कह सकते हो कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब बात की जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपके संयुक्त प्रांत के मुखिया के रूप में भी आपके चुने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि संयुक्त प्रांत का गठन किया गया और संयुक्त प्रांत के विधानसभा का गठन किया गया 1937 में। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा कि 1937 की जब बात की जाए तो 1937 में संयुक्त प्रांत के विधान परिषद का मतलब विधानसभा का गठन किया गया। यहां विधान परिषद गठित है 1921 में, यहां विधानसभा 1937 में। और इसके बाद क्या होता है, चुनाव वगैरह कराया जाता है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से एक बार हमारे प्रदेश की राजधानी को परिवर्तित किया जाता है। अब जो राजधानी परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि देखो विधान परिषद ऑलरेडी लखनऊ में था, अब विधानसभा भी आपके लखनऊ में हो जाता है, तो इस दशा में अब हमारे प्रदेश की राजधानी कह सकते हो कि लखनऊ को घोषित कर दिया जाता है। और इस लखनऊ राजधानी की जब बात की जाए तो इसे किस रूप में, इसे कह सकते हो कि पूर्ण रूप से दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पूर्ण रूप से हमारे लखनऊ को राजधानी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से लखनऊ क्या हो जाती है, हमारे प्रदेश की राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो राजधानी का यह क्रम खासा ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में, मुख्य रूप से पहले चरण में आपकी राजधानी जो बनती है वह आगरा बन जाती है,
पहले चरण की जब बात की जाए तो पहले चरण में राजधानी कौन बनती है? 1836 में, और वह बनती है आपके आगरा के रूप में। ठीक है। दूसरे चरण की जब बात की जाए तो दूसरे चरण में राजधानी कौन बनती है? तो दूसरे चरण में हमारी राजधानी बनती है आपके 1858 में, और उसका नाम होता है प्रयागराज। क्या बनती है? 1858 की जब बात की जाए तो 1858 में हमारे प्रदेश की जो राजधानी बनती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है प्रयागराज। और फिर आगे की जब बात करते हैं तो फिर हमारी राजधानी कौन बनती है? 1921 में आंशिक तौर पे आपकी जो बनती है उसका नाम होता है खास करके लखनऊ। 1921 की जब बात की जाए तो यहां पे आंशिक तौर पे जो राजधानी बनती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हो जाता है आपके यहां पे लखनऊ। ठीक है। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा, यह क्या हो जाती है? यह आंशिक तौर पे आपकी राजधानी बनाई जाती है। और इसके बाद फिर हमारे लखनऊ को क्या किया जाता है? पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाता है। और यह घटना कब की होती है? तो पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाता है आपके 1935-36 में। ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो पूर्ण राजधानी का दर्जा हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी जाती है। तो यही एक मुख्य घटनाक्रम आपको राजधानी के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। ठीक है। तो राजधानी परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो राजधानी परिप्रेक्ष्य को देख करके ये ध्यान रखिएगा, राजधानी का क्रम यह आपको सदैव सदैव देख मिलता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां हम विधान परिषद और विधानसभा की बात कर रहे थे, तो विधानसभा को आधारित करते हुए यहां पे जब राज्यों में आपका चुनाव हुआ था तो उस दशा में आपने सुना भी होगा कि यहां पे पहले चुनाव के परिणाम स्वरूप जो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। चूंकि आप भी जानते हैं अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस ने उस टाइम पे चुनाव जीता था। ठीक है। कांग्रेस ने चुनाव जीता था और उस कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इनका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम आता है। हालांकि आप भी जानते हैं कि 1937 में चुनाव हुआ था, लेकिन कुछ अनबन के कारण 1939 में ही लगभग सभी लोगों ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री पद नहीं होता था, उस टाइम पे मुख्यमंत्री पद नहीं हुआ करता था, बल्कि उसकी जगह पर क्या होता था? प्रधानमंत्री पद होता था। तो जो आज हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं उसकी जगह पे क्या होता था? उसकी जगह पर तब आपका प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो पहले प्रधानमंत्री के नाम में अगर नाम दिया जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम आपको सदैव देखने को मिलता है। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताएं। क्लियर? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी, खास करके आपके प्रदेश के एक तो हमने नाम को समझा और दूसरा हमने अपने प्रदेश की राजधानी के बारे में चर्चा किया। हम यूपीपी पर डिपेंड है, पीछे बताइए इस साल वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम किसी और एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं पूरा होगा भाई? मतलब एक चीज़ बताओ, अकेले तुम ही थोड़ी ना हो। ठीक है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। वो थोड़ा सा चुनाव का दौर है तो इस कारण से अब वही है कि कौन बरैया की छत्ता में हत्ता डाले। ठीक है। तो इसी कारण से उससे बचा जा रहा है। चुनाव के उपरांत तो वो आपकी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है। क्योंकि वो आपका आ चुका है, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना आपने पढ़ा है रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, वही आपका एक आधार तय करेगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम किसकी बात करें? यहाँ पे हम अपने प्रदेश के राज्य और राजधानी की बात करें। ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो एक क्रम इसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रश्न पत्र का एक बड़ा फेवरेट हिस्सा बनता है। आपने कई बार सुना होगा हमारे प्रदेश में बोला जाता है कि हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? कार्यपालिका की जब बात की जाए तो कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका की बात हो या फिर आपके विधायिका की बात हो, तो कार्यपालिका और विधायिका इनसे संबंधित जो आपकी राजधानी है वह संयोग से आप कह सकते हो कि दोनों कहाँ पे हैं? यह दोनों आपके लखनऊ में देख मिलते हैं। तो लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं? लखनऊ को कार्यपालिका और विधायिका दोनों की राजधानी बोली जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बार और आपने सुना होगा कि हमारे प्रदेश के बारे में पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश की कला और संस्कृति की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो लखनऊ है, जो अपने आप में कह सकते हो कि तहजीब के लिए जाना जाता है, अपने नजाकत के लिए जाना जाता है, तो इसको हम कला और संस्कृति की राजधानी भी कह देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे प्रदेश में आध्यात्म की राजधानी किसे कहते हैं? आध्यात्मिक, खास करके आध्यात्मिक की जब बात की जाए तो आध्यात्मिक राजधानी किसे नाम दिया जाता है? अब ध्यान रखिएगा, पुनः हमारे यूपी में जो आध्यात्मिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंध किससे होता है? तो यह संबंधित होता है आपके बनारस से, क्योंकि बनारस आप जानते भी हैं काशी
और काशी के परंपरा में ये बताया भी जाता है कि एक ऐसी मान्यता स्वरूप शहर जो विश्व परंपरा में सबसे प्राचीन है, लगभग 5000 साल पुराना शहर है, भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस नाते बनारस को हम लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मिक राजधानी का दर्जा देते हैं। बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे एक बिंदु निकल के आता है, और उसकी जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बताइए हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो हमारे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की जब बात की जाए तो ये जो चर्चा में मिलता है औद्योगिक राजधानी या जिसको एक तरीके से हम लोग वाणिज्यिक राजधानी भी कहते हैं, व्यापारिक राजधानी, खासा अगर देखा जाए तो यह किस रूप में जानी जाती है, ये आपके कानपुर के रूप में जानी जाती है। तो कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं, अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक राजधानी का दर्जा देते हैं। औद्योगिक या जिसको एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक राजधानी भी कह सकते हैं, व्यापारिक या वाणिज्यिक की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वाणिज्यिक या व्यापारिक या औद्योगिक राजधानी आपके कानपुर को दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो फिर बात आती है किसकी, हमारे ही प्रदेश में कई बार एक नाम आता है कि हमारे प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है। तो न्यायिक राजधानी की जब बात की जाए तो न्यायिक राजधानी का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यायिक राजधानी की जब बात की जाए तो यह हमारे यूपी में प्रयागराज को कहा जाता है। आज के प्रयागराज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं यूपी के अंतर्गत वर्तमान में ये जो प्रयागराज है, अगर इस प्रयागराज की बात की जाए तो यहीं पर हमारी यूपी का क्या है, हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो आपके प्रयागराज में है, इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक राजधानी का दर्जा देते हैं। क्लियर है, तो यहां पर खास ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को थोड़ा सा न्यायिक राजधानी को आगे कंक्लूड करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, इसको निकाल करते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह क्या संबंधित है। देखिए हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की है, आपने सुना होगा, उसका एकल तंत्र आपको दिख मिलता है, जहाँ पे सबसे प्रमुख क्या कार्य करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं जो देश स्तर पे आपका कार्य करता है, और देश के बाद फिर क्या होती है, राज्य की संकल्पना आती है, जहाँ पे आपको राज्यों के हाई कोर्ट आपको दिख मिलते हैं, और इसके बाद क्या हो जाते हैं आपके जिला स्तर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हो कि सत्र न्यायालय का नाम दिया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपके यह क्रम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक एकल व्यवस्था आपको दिख मिलती है जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हो कि एकल सत्र न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, खैर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की जब बात की जाए तो इसका विवरण क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब किया गया। इसका जो गठन किया गया है वह किया गया है 17 मार्च को। 17 मार्च सन 1856 की जब बात की जाए तो यह इस टाइम पे गठित किया गया था। 56 नहीं, 66 है। ठीक है, यह 1866 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। 1866 में इसका गठन हुआ था, और ये कहाँ पे गठित हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका गठन करते हुए आपके आगरा में स्थापित किया गया था, आगरा में स्थापित। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में 17 मार्च सन 1866 में स्थापित किया और आगरा में इसकी स्थापना करी गई। लेकिन आप भी जानते हैं कि आगरा पहले हमारे प्रदेश की राजधानी थी, तब तो सुलभ था, लेकिन 1858 में तो हमने देखा राजधानी हम प्रयागराज कर चुके थे, तो आगरा कहाँ और प्रयागराज कहाँ। तो इस दशा में क्या होता है, हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको पुनः परिवर्तित किया जाता है, और यह क्रम आपके 1869 में कहाँ पे लाया जाता है, तो यह आगरा से अब परिवर्तित करते हुए आप कह सकते हो कि आपका जो वर्तमान प्रयागराज है वहाँ पे कर दिया जाता है, या जिसको हम इलाहाबाद के रूप में जानते हैं। तो 1869 में आगरा से क्या हो जाता है, आपका प्रयागराज से भेज दिया जाता है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी एक आपको खंडपीठ भी देख मिलती है, और ये वर्तमान खंडपीठ कहाँ पे स्थित है, तो आपने सदैव सुना होगा लखनऊ के अंतर्गत। आज लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या होता है, इसका एक खंडपीठ भी आपको देखने को मिल जाता है मुख्यतः। अब यहाँ पे देखा जाए तो आगरा में जो आपका हाई कोर्ट आपका स्थापित है, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एशिया में सबसे ज्यादा न्यायाधीश, एशिया में जब हम बात करते हैं सर्वाधिक, मतलब एशिया में सर्वाधिक न्यायाधीश, या आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा न्यायाधीश ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो न्यायाधीशों की संख्या है वह कहाँ पे पाई जाती है, वह आपको दिख मिलते हैं खास करके इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर कुल 160 से ज्यादा क्या होते हैं आपके जज आपको दिख मिलते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 160 जज होते हैं,
ये सदैव 160 नहीं होते हैं। इसमें दो प्रकार के जज होते हैं। कैसे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, 120 जज ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति क्या की जाती है, आप कह सकते हो कि ये अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। 120 जो होते हैं वह अस्थायी तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। बाकी इसमें जो 40 लोग होते हैं उनको तब नियुक्त किया जाता है जब क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। जैसे आप समझिएगा कि मान लेते हैं आप खेतों पे काम करने गए, तो जब एक अवस्था ऐसी होती है कि थोड़ा सा काम है तो हम अकेले ही खुद कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम की एक संकल्पना आती है तो उस दशा में हम बाहर से मजदूरों को हायर करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो, सुलभ हो जाए। तो जब कभी ऐसा सीन होता है कि मान लेते हैं हाई कोर्ट में ज़्यादा विवाद वगैरह है, मतलब सुनवाई वगैरह करनी है, बैठक वगैरह करनी है, तो उस दशा में 40 अतिरिक्त न्यायाधीशों को क्या किया जाता है, यहाँ पे हायर किया जाता है। ठीक है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश के नाते ये चर्चित रहता है। आपकी अब की बार का यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें यही सीधे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने, आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में न्यायाधीशों की संख्या देख मिलती है। बहरहाल न्यायाधीशों की संख्या के बाद आप कह सकते हो कि गठन हो गया, न्यायाधीशों की संख्या हो गई, खंडपीठ हो गई। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मिला जुला के अगर देखा जाए तो नियुक्ति की जब बात की जाए तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी नियुक्ति? हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो नियुक्ति की जब बात की जाए तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन शपथ प्रक्रिया की जब बात की जाए तो शपथ प्रक्रिया क्या होता है? शपथ के बारे में आपने सुना होगा कि राज्य में जाते हैं तो राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वह इनको शपथ दिलाता है। सेवा काल कितना होता है, अर्थात इनका कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल का जो संदर्भ है वो है 6 वर्ष, या आप कह सकते हो कि 62 वर्ष। तो 6 वर्ष तक ये अधिकतम सेवा दे सकते हैं, या फिर 62 वर्ष, जो भी आपका कह सकते हो कि पहले हुआ उस दशा में इनको क्या होता है, यहाँ पे रिटायरी मिल जाती है। बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो आज बात आती है कि हमारे यहाँ पर वर्तमान कौन है न्यायाधीश, तो वर्तमान के रूप में हमने कई बार बताया है, इनका नाम होता है अरुण भंसाली। क्या नाम है? अरुण भंसाली। लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि ये राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित हैं, और अरुण भंसाली को क्या किया गया, हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश बनाया गया है। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अब बात आती है इनको वेतन कहां से मिलता है। तो वेतन के बारे में ध्यान रखिएगा, वेतन जो दिया जाता है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य संचित निधि की जब बात की जाए तो राज्य के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो इनको पेंशन कहां से दिया जाता है, तो पेंशन के बारे में ध्यान रखिएगा, यह केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो तो किसी राज्य के तो नहीं भाई, जब तक हमारे यहाँ पे काम करते हैं तब तक हम उनको वेतन देते हैं, जब तक ये हमारे यहाँ पर कार्य करते हैं तब तक हम वेतन देते हैं। तो राज्य में जहाँ पे होते हैं तब राज्य देता है, लेकिन जब रिटायरी हो गई तो किसी राज्य का थोड़ी ना ये कर्तव्य रहा कि उनको वेतन दिया जाए, ये तो केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति होती है। तो उस कारण से केंद्र सरकार क्या करती है, इनको क्या करता है, यहाँ पे कह सकते हो कि वेतन वगैरह देता है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले प्रीतिंकर दीपांकर थे। ठीक है, तो अरुण भंसाली से पहले प्रीतिंकर दीपांकर थे। क्लियर? तो ये हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था होती है जब हम न्यायालय के परिपेक्ष की बात करते हैं। ठीक है, न्यायालय की जब बात की जाए तो न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1866 में इसका गठन किया गया आगरा में। आज वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान इसकी जो अवस्थिति है वह कहाँ पे दिख मिलती है, तो 1869 आपके आगरा के परिप्रेक्ष्य में आगरा से परिवर्तित करते हुए इसे कहाँ कर दिया गया, तो आगरा से परिवर्तित करते हुए इसे प्रयागराज कर दिया गया है। मूल रूप से इसका खंडपीठ कहाँ पे, लखनऊ में दिख मिलता है। एशिया में सबसे ज्यादा न्यायाधीश आपके 160 हो जाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ प्रक्रिया आपके राज्यपाल के द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष या फिर आपका 62 वर्ष हो जाता है। वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की जब बात की जाए तो इनका नाम बेसिक तौर पर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अरुण भंसाली। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, दीवानी 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 हो गई। ठीक है, तो क्या नाम था उनका, कौन सी भंसाली थी, कुछ भंसाली करके नाम था जिन्होंने मूवी बनाई थी। बहरहाल जो भी हो, तो अरुण भंसाली ध्यान रखिएगा, वर्तमान हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है अरुण भंसाली। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या है, अरुण भंसाली है। वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन आपके केंद्र के जो संचित निधि होती है उससे दिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहां से दिया जाता है, तो ये संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई शंका, यहां तक कोई संशय?
यहां तक कोई संशय नहीं ना। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे प्रदेश को लेकर के जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे जैसा कि हम इस संदर्भ को कनेक्ट कर रहे थे, हमारे प्रदेश की क्या हो गई, राजधानी की बात हो गई, हमारे प्रदेश की क्या हो गई, हमारे प्रदेश के नामकरण की बात हो गई। नामकरण राजधानी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने क्या किया, अपने प्रदेश की न्यायालय व्यवस्था को देखा। अच्छा, न्यायालय से जुड़ता हुआ एक संदर्भ और आता है, चूंकि हमारे यहाँ पर राज्यों के अंतर्गत क्या होता है, दो नाम आपको देख मिलते हैं। खास आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जो तंत्र चलता है वो चलता है इस तरीके से, विधायिका, विधायिका के साथ कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अलावा आपने कई बार सुना होगा न्यायपालिका। तो ये एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, और इन तंत्रों का जो आपसी एक संवाद स्तर है वो कुछ आपस में इस तरीके से कनेक्ट होता है कि विधायिका एक तरीके से न्यायपालिका के ऊपर अपना फोकस रखती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर, और कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका के ऊपर। और इसी तरीके से इनका उल्टा होता है, विधायिका फिर कार्यपालिका पे ऊपर ध्यान रखती है, कार्यपालिका न्यायपालिका पे रखती है, और न्यायपालिका की जब बात की जाए तो यह विधायिका के ऊपर। मतलब कोई बढ़ करके कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि इनकी जब बात की जाए तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई अगर ज्यादती करता है तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में उनको रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके कुछ पैटर्न आपके शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया पहले संदर्भ में कि यूपी के अंतर्गत क्या किया गया था, 1921 में विधान परिषद का गठन कर लिया गया था। विधान परिषद की जब बात की जाए तो विधान परिषद का गठन हमारे यूपी में कब कर लिया गया था, तो यह 1921 में कर लिया गया था। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर आज हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंतर्गत जो बात कही गई है कि राज्यों में जो विधान परिषद गठित किया जाता है वो कैसे गठित किया जाता है, तो संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार क्या किया जाता है, संसद के द्वारा किसी भी राज्य के लिए क्या होता है, यह आपके विधान परिषद का गठन किया जाता है। यह आज वर्तमान का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो 1921 में ही आपका गठित कर लिया गया था। 1921 में गठित ये जो आपका सदन है जिसको हम विधान परिषद नाम देते हैं, विधान परिषद की जब बात की जाए तो विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, इसको हम कई बार क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे उच्च सदन की भी संज्ञा देते हैं। उच्च सदन, या जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपर हाउस का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो विधानसभा की जब बात की जाए तो विधान परिषद के परिप्रेक्ष्य इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन की जब बात की जाए तो इसे कई बार प्यार से बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। तो बुजुर्गों का सदन या फिर विधान परिषद को उच्च सदन, ये दोनों नाम दिया जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो उच्च सदन होती है इसकी जो आज वर्तमान बनावट है वह आपने सदैव सुना होगा कि राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के, राज्य की विधानसभा की जब बात की जाए तो राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3, सदस्य संख्या का 1/3 क्या होता है, यहाँ पे मेंबर इसमें विद्यमान होता है। तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, राज्य की जो कुल विधानसभा के मेंबर होंगे उसके 1/3 सदस्य क्या होंगे, इसके परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत हमारे यूपी में विधान परिषद में सदस्य कितने हैं, तो हमारी यूपी में जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वह संयोग से आप कह सकते हो कि विधान परिषद में सदस्य संख्या आज वर्तमान में हमें 100 देखने को मिलती है। अर्थात हमारे यहाँ पर विधान परिषद की जब बात की जाए तो विधान परिषद में आज वर्तमान में क्या है, 100 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। खास एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सदस्यों की जब बात की जाए तो इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इन सदस्यों के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है आप भी जानते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष तरीके से कौन करता है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे यहाँ पर जो एक कह सकते हो कि एक नाम आपको दिख मिलता है किसके बारे में, खास करके चुनाव के अप्रत्यक्ष तरीके की जब बात की जाए तो जहां पे हम सीधे मतलब जनता यहां पे वोट नहीं करती है, बल्कि यहां पर क्या होता है, सदन के अलग अलग जो मेंबर होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य, जो नगर पालिका के सदस्य या जो स्नातक सदस्य वगैरह होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। तो चुनाव इनका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है वह 6 साल का होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर जो विधान परिषद होती है यह कभी भंग नहीं होती है, विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती है। तो इस दशा में क्या होता है, इस दशा में
भंग नहीं हो सकती है, तो इस दशा में क्या होता है, एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, आप कह सकते हो कि आपके प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, स्वतः आप कह सकते हो पद मुक्त होते रहते हैं। तो विधान परिषद की जब बात की जाए तो यह भंग नहीं हो सकती है। अब जब भंग नहीं हो सकती है तो यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वह एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, आपके प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या करते हैं, आपके सदन से स्वतः क्या करते हैं, रिटायर होते रहते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक बिंदु और आता है कि ये सदस्य होते हैं, इनका चयन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, यह स्वयं सदन को छोड़ते रहते हैं। अब ये बात आती है कि जो वर्तमान हमारी सदस्य संख्या है वो चुनी कैसे जाती है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, इसके जो संख्या होती है वो होती है 1/3, 1/3, 1/6, 1/6 और फिर आपका 1/12। अब आप कहेंगे ये क्या नंबर है। नंबर की जब बात की जाए तो 1/3 ऐसा होता है जो हमारे यहाँ पर विधानसभा है या हमारे यहाँ पर जो कह सकते हो कि नगर पालिका वगैरह है या आप कह सकते हो जिला पंचायत अर्थात जिला बोर्ड वगैरह है, उससे संबंधित जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। तो 100 सदस्यों की जब बात की जाए तो एक तिहाई सदस्य ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से विधानसभा के या नगर पालिका के या जिला परिषद वगैरह के संबंधित आपके जो व्यक्ति होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर यहीं पर बात की जाए तो फिर बात आती है 1/3 और कौन से, तो 1/3 की जब बात की जाए तो यह आपको देख लेते हैं हमारे यहाँ पर खास करके जब हम बात करते हैं ऐसे सदस्य जो क्या होते हैं, स्नातक परीक्षा को पास किए हैं। ठीक है। स्नातक परीक्षा पास करने की जब बात की जाए तो स्नातक परीक्षा पास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। तो 1/3 की जब बात की जाए तो 1/3 आपके विधानसभा के माध्यम से होता है, 1/3 की जब बात की जाए तो ये आपके स्नातक परीक्षा वाले होते हैं और 1/3 की जब बात की जाए, यहाँ थोड़ा सा एक चीज माफी चाहेंगे, ये दोनों एक साथ हो गया। 1/3 तो होते हैं आपके विधानसभा से सीधे, 1/3 होते हैं विधानसभा से सीधे और 1/3 जो होते हैं वह नगर पालिका और जिला बोर्ड वगैरह की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है। तो 1/3 सीधे विधानसभा से होते हैं, 1/3 नगर पालिका जिला बोर्ड वगैरह से सम्मिलित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा 1/6 की जब बात की जाए तो ये कौन होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके स्नातक शिक्षक। स्नातक शिक्षक मतलब जो लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका नाम यहां देख मिलता है। और इसके अलावा 1/3 कौन होते हैं, तो यह होते हैं जिन्होंने क्या किया है, स्नातक परीक्षा को पास किया है। ठीक है। स्नातक परीक्षा को पास किया है अर्थात ऐसे स्नातक लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1/6 सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा 1/12 कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। ठीक है। तो राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। तो यही पूरी एक स्ट्रक्चर होती है हमारे राज्य में जब हम सदस्यों की बात करते हैं। तो सदस्यों की संख्या के लिए खासा ध्यान रखिएगा कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य नगर पालिका जिला बोर्ड वगैरह के सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, 1/6 सदस्य जो होते हैं वो स्नातक शिक्षा के द्वारा आप कह सकते हो कि शिक्षकों के माध्यम से चुने जाते हैं, 1/6 जो स्नातक परीक्षा को पास किए हैं ग्रेजुएट लोग होते हैं उनके बीच से चुने जाते हैं और 1/6 लोग आपके राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये सारे आपके सदस्यों का क्रम होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपका मन है इस सदन का कह सकते हो कि यहाँ पे सदस्य बनने का, तो सदस्य बनने के लिए जो एक आपकी उम्र सीमा होती है, आयु की जब बात की जाए तो आयु कितनी होती है, तो आयु के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो उस दशा में आपके पास उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। तो 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इसका सदन का मेंबर बनता है और शायद यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। बुजुर्गों का मतलब एक तरीके से वयोवृद्ध सदन, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठते हैं ना वो जनता के बीच नहीं जाते हैं। तो जनता के बीच नहीं जाते हैं इसका मतलब उनसे जनता से कोई लोक लगाव नहीं है, उनको जनता के लिए फ्री में लैपटॉप, फ्री में अनाज, फ्री में गैस सिलेंडर ये सब नहीं व्यतीत करना है, बल्कि इनका एक दूरदर्शी सोच होता है। क्योंकि मैच्योर लोग होते हैं तो इनका ये मानना होता है कि देश कैसे आगे बढ़े और देश हित में, राज्य हित में क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो आप भी जानते हैं ब्याह में जो लड़का लोग होता है वो लोग क्या करता है, नाच गाना करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन जो ब्याह में 2-4 बूढ़ लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठौरी के खटिया बैठे रहते हैं वही बक्सक किनारे जहां गहना गुड़िया रखा होता है। इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है कि ब्याह जब तक ठिकाई नहीं जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, तब तक पूरी संकल्पना में वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो यहाँ पे इनका भी काम वही है
कि ये जो बुजुर्ग लोग होंगे राज्य के संबंध में, राज्य का कैसे विस्तार किया जाए, राज्य की संकल्पना को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, आगामी सोच कैसे जन्म दिया, उस परिप्रेक्ष्य में ये लोग कार्य करते हैं। तो शायद यही कारण होता है इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा क्रम होता है विधान परिषद को लेकर के। अच्छा, विधान परिषद के बाद अगले चरण में जब हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है? विधानसभा। चूंकि विधानसभा का गठन हमारे यहाँ पर बाद में किया गया, और इसकी जब बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया? तो हमारे यहाँ पर 1937 में गठन किया गया। 1937 की जब बात की जाए तो 1937 में हमारे यहाँ पर क्या हुआ? विधानसभा का आपका गठन किया गया। अब इस विधानसभा की जब बात की जाए तो इस विधानसभा का गठन 1937 में किया गया। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो आज यूपी की विधानसभा हमें कहाँ देख मिलती है? तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं यह लखनऊ में पड़ता है। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे हम लोग निम्न सदन नाम देते हैं। निम्न सदन, या जिसको एक तरीके से लोअर हाउस की संज्ञा दी जाती है, लोअर हाउस। और लोअर हाउस के अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको एक और नाम दिया जाता है खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारे यहाँ पर लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकप्रिय सदन यूं कहा जाता है क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के बीच चुन करके जाते हैं। मतलब जनता के बीच में इनकी क्या होती है? एक प्रोफाइल होती है, इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और ये अपने सदन में मतलब कह सकते हो जाते हैं तो अपने हित की बात भी उठाते हैं, लोगों को कैसे खुशामद किया जाए तो उनकी बातों को भी उठाते हैं, अपने जो विधानसभा क्षेत्र होता है वहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ के चर्चित चेहरे माने जाते हैं। तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि इसको हम लोकप्रिय सदन के भी नाम देते हैं। और आज हमेशा से हमारे यहाँ के लोगों की चॉइस होती है कि हम क्या करें, इसका मेंबर बन के जाए। तो इसे निम्न सदन, लोअर हाउस या फिर लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि जनता के बीच इनका चुनाव होता है, तो इनका चुनाव कैसे होता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके चुनाव की जो पद्धति है वह होता है प्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात जनता के द्वारा सीधे इनका चुनाव किया जाता है। आगे की जब बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल आप भी जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, और कार्यकाल के अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर कैसे बन सकता है? तो उसके लिए आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पे आपके सुनिश्चित होती है। कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की जिसकी उम्र है वह क्या करता है? वह यहाँ पर इसका मेंबर बन सकता है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम आता है कि ये जो मेंबरान होते हैं खासा अगर देखा जाए तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कार्यकाल 6 साल का होता है, 25 साल उम्र होती है, और खास अगर देखा जाए तो ये सदन क्या होता है? भंग किया जाता है। सदन की जब बात की जाए तो सदन भंग किया जाता है, लेकिन कब? यह 5 साल के अंतराल पे। अर्थात अगर इनकी बात की जाए तो यह सदन क्या होता है? आपका भंग किया जाता है कितने साल पे? 5 साल पर। ठीक है, सामान्य अवस्था में 5 साल पे भंग किया जाता है, लेकिन जब कभी सीन क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि राज्यों में बहुमत नहीं होता है, तो बहुमत ना होने पर यह कह सकते हो कि पहले भी इसे क्या किया जाता है? इसे भंग किया जा सकता है, क्योंकि राज्यों में जो प्रशासन चलता है वो बहुमत के आधार पर चलता है। बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री वगैरह का चुनाव होता है। अगर बहुमत नहीं है तो उस दशा में क्या होगा? एक मिड चुनाव की बात की जाती है, और उस दशा में इसे पहले भी आपका घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आज के वर्तमान अवस्था की जब बात की जाए तो यहां पे बात आती है कि इसके अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो सदस्य संख्या की जब बात की जाए तो सदस्य संख्या ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसमें हमारे यहां पर 403 सदस्य हैं। हालांकि कुछ जगह पे आपको 404 आपको देख मिलेंगे, लेकिन उसको यहां पे रिकॉल करते हुए चलिएगा कि 404 था, लेकिन एक सदस्य जो था वो एंग्लो इंडियन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। अब आप भी जानते हैं एंग्लो इंडियन का प्रावधान हमारे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, तो इस कारण से अब ये 403 सदस्य ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 403 सदस्यों की जब बात की जाए तो इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पर विधानसभा की जब बात की जाए तो 1937 में इसका गठन किया गया। निम्न सदन, लोअर हाउस, लोकप्रिय सदन नाम दिया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यकाल 5 साल का, 25 वर्ष के व्यक्ति यहाँ पे चुने जाते हैं। इस सदन को 5 साल के अंतराल पे भंग किया जाता है, लेकिन जब तक बहुमत है, नहीं बहुमत है तो उस दशा में भी इसे भंग किया जा सकता है। सदस्यों की वर्तमान संख्या 403 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब बात आती है कि हमारे यहाँ पर इस सदन में सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ पे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सदस्य, मतलब सबसे ज्यादा विधायक कहां से चुने जाते हैं, तो आपने सदैव सुना होगा प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रयागराज से 12 लोग क्या करते हैं? आपके चुने जाते हैं। 12 सीट आपके प्रयागराज में है। और यही पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम कहां पे है? तो न्यूनतम सीट जो है वह आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहां पर महोबा,
महोबा के अलावा चित्रकूट, और चित्रकूट के अलावा आपका श्रावस्ती, इन सारे लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या नहीं है, केवल आपकी क्या होती है, 2 सीटों का नाम आपको दिख मिलता है। और एक बिंदु और आपसे कई बार पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, तो जनसंख्या के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पे जो सबसे बड़ा विधानसभा है उसका नाम क्या है, तो सबसे बड़ा विधानसभा जो माना जाता है वह वर्तमान में हमारी यूपी में पड़ता है, उसका नाम है साहिबाबाद। साहिबाबाद की जब बात की जाए, जो संयोग से आप कह सकते हो कि गाजियाबाद में पड़ता है, तो गाजियाबाद का जो साहिबाबाद है वह आज वर्तमान में क्या है, सदस्यों की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा एक विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। अच्छा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इनका जो नाम होता है आपने सुना होगा। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो विधायक लोगों की परिकल्पना में खास करके ये सारे बिंदु आपको दिख मिलते हैं। ठीक है, यहां पर ये सारे बिंदु आपको देखने को मिलते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में विधानसभा। यहां तक कोई संशय? पहली विधानसभा कब गठित की गई, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि 1937 में गठित किया गया। अच्छा, वर्तमान की विधानसभा कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान विधानसभा की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो वर्तमान विधानसभा है उसका नाम है 18वीं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान हमारे यहाँ पर 18वीं विधानसभा चल रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक नाम ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से जो विधानसभा होती है या कोई भी सदन होता है तो उसकी बैठक होती है। आपने केंद्र में देखा होगा जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बैठक कराई जाती है, और लोकसभा की जब बैठक कराई जाती है तो उस समय आपने देखा होगा एक ठुक कुर्सी बैठा हुआ मनई होता है जो कहता है हे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बोला हो, बोला बोला बोला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक व्यक्ति हर जगह पे उपस्थित होता है जो इस व्यवस्था को मैनेज करता है। नहीं तो 403 लोग हैं, समझिएगा। आपके घर पे जब कोई ब्याह गौन पड़ता है तो थरिया लेकर के आदमी टूट पड़ता है खाने की तरफ और पूरी घट जाता है। अब समझिए, 403 लोग जब एक साथ बोलना चालू करेंगे तो कोई माइकिए उखाड़ लेगा, कोई कंप्यूटर में चुरा लेगा, कोई दस्तिये फाड़ेगा, कोई चिल्ला के अगवे आ जाएगा। उस दशा में इन सबको शांत करने के लिए एक व्यक्ति बैठता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध रूप से अध्यक्ष नाम देते हैं, ताकि ये पूरी जो कह सकते हो कि संस्था होती है उस व्यवस्था को मैनेज करके रखे और यहाँ पे सबको बारी बारी से बोलने का मौका दे और सबकी बातों को सुना जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अध्यक्ष होता है ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है। इसका सीन मुख्य रूप से समझिएगा कि जैसे आप जब अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो उस दशा में आपने क्लास का मॉनिटर देखा होगा, क्लास का लीडर, क्लास के मॉनिटर को देखा होगा। तो क्लास का मॉनिटर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता था, वो आपके ही क्लास से ही चुना गया एक बच्चा होता था और उसका एक ही माध्यम होता था कि टीचर और आपके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था और उसका मेन रोल होता था कि क्लास की जो एक व्यवस्था हो उसे मैनेज किया जाए। हालांकि हमारे ज़माने में जो क्लास का मैनेजमेंट करने वाला मॉनिटर होता था, अगर उसकी बात की जाए तो उसके जिम्मे 2-3 बिंदु रहती थी। जैसे किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो उसको एक तरीके से टीचर को बताना, या आप कह सकते हो कि क्लास की साफ़ सफाई मैनेजमेंट को रखना, या क्लास में जो दुद्धि होती है चाक वगैरह उसको व्यवस्थित करना, डस्टर वगैरह साफ़ सुथरा रखना, बोर्ड की साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं है, दरवाजे वगैरह का जो सीन है, मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तो मॉनिटर का काम यही होता था कि संचालन करना, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो सदन होता है, इस सदन की भी गतिविधि को संचालित करने के लिए इन्हीं सदस्यों के बीच से क्या होता है, एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बात आती है हमारे यहाँ पर पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष की जब बात की जाए तो पहले अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा। इनके बारे में आपने सुना होगा, खास करके अगर देखा जाए तो उनका नाम आता है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात की जाए तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के क्या हो जाते हैं, पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। पहले अध्यक्ष की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, ये पहले अध्यक्ष होते हैं हमारे यहाँ पर विधानसभा के। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान कौन है, तो वर्तमान के बारे में आपने सुना होगा, वर्तमान में होते हैं सतीश महाना। तो सतीश महाना की जब बात की जाए तो सतीश महाना का नाम ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में यूपी विधानसभा जो है उसके क्या हो जाते हैं, उसके यह वर्तमान अध्यक्ष होते हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा विधानसभा होता है, विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब हम इसी के दूसरे पहलू की बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद में आपका अध्यक्ष ना होकर के
क्या होता है, सभापति होता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो भी प्रावधान लिया गया है वो केंद्र से लिया गया है, ठीक है। जैसे केंद्र का संविधान जो है, मतलब देश का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है, तो उसी तरीके से हम जब केंद्र को देखते हैं और राज्य को देखते हैं तो केंद्र में जो व्यवस्था है उसी की जस्ट कॉपी हमारे राज्यों में स्थापित की गई है। अब राज्य में आपका विधानसभा है तो केंद्र में आपका लोकसभा है, राज्य में आपकी विधान परिषद है तो केंद्र में आपका राज्यसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो विधानसभा का भी अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है तो विधान परिषद का भी सभापति होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर होता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह आपने सदैव सुना होगा कि पदेन उपराष्ट्रपति, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको पदेन हम राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। सदैव आप जानते हैं कि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा की बैठक करता है और वो पदेन सभापति माना जाता है। राज्य के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई, राज्य में केवल राज्यपाल ही तो होता है और मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के बराबर हो गया राज्य के परिप्रेक्ष्य में, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बराबर हो गया। उपराज्यपाल हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है, ना तो उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य उसकी कोई समकक्षता है। तो जब उपराज्यपाल की बात की जाए जो हमारे राज्यों में नहीं होता है, हालांकि वैसे आपने केंद्र शासित प्रदेशों में सुना होगा उपराज्यपाल, लेकिन वहां राज्यपाल नहीं होता है। तो सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर राज्यों में उपराज्यपाल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे सभापति हम कहाँ से लाएं? तो सभापति लाने के लिए हम लोग कहीं अलग से व्यवस्था नहीं करते हैं, बल्कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसी सदन के मेंबर को ही चुन लेते हैं। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, खास करके इसी के साथ नोट कर लीजिएगा कि विधान परिषद की जब बात की जाए तो यहां पे जब हम सभापति की बात करते हैं तो सभापति के रूप में जो एक नाम आता है पहला, पहले कौन थे? पहले थे, उनका नाम था चंद्रभाल। चंद्रभाल की जब बात की जाए तो चंद्रभाल हमारे यहां पर पहले सभापति के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा जब बात आती है कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान का नाम ध्यान रखिएगा। वर्तमान के बारे में आपने सुना होगा, उनका नाम होता है, क्या बोला जाता है, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। तो कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जो है ये वर्तमान में सभापति हैं। और ये जो सभापति होते हैं वह कहां से चुने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सभापति की जब बात की जाए तो सभापति का चुनाव यही जो सदस्य होते हैं वही अपने में चुनते हैं। जैसे आप स्कूल में मॉनिटर का चुनाव देखा, स्कूल का जो मॉनिटर होता था वो कोई बाहरी नहीं होता था, बल्कि आपके ही बीच में से एक व्यक्ति का चुनाव आपका किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रपाल होते हैं और वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र है। और इसी तरीके से राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो विधानसभा है, अगर उसकी बात की जाए तो पहले का नाम जो आता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन होता है और वर्तमान में सतीश महाना का नाम ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई संशय? यहां तक अगर कोई संशय हो तो एक बार बता दें। सूरज जी कह रहे हैं बंद करो क्लास। अच्छा, तुम्हारी धमकी से थोड़ी ना बंद होगा, ठीक है। ये तो स्वेच्छा पे चलने वाली क्लास है। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा होगी और जब तक हमारे बच्चों की चाहत होगी तब तक हम बिल्कुल खड़े होंगे। तुम्हें बंद करना है तो अपना मोबाइल कूच के भाग सकते हो, उसमें हमें तनिक रोक नहीं होगा, ना हमें तनिक उसके लिए जिज्ञासा होगी कि अपना मोबाइल तुम लोढ़ा से कूचे हो कि हथौड़ी से कूचे हो, उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारी जो क्लास है वो तो अभी चलेगी, क्योंकि अभी हमारे अंदर ऊर्जा है, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत ना है। आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसी क्रम को यहाँ पे कंटिन्यू करें। एक मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, जब हम बात कर रहे थे 18वीं विधानसभा। 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो 18वीं विधानसभा का नाम ध्यान रखिएगा। यह हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से देख मिलता है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है, क्योंकि आप भी जानते हैं वर्तमान का ये हमारे यहाँ पर ये संदर्भ भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, 18वीं विधानसभा, इस 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, 2-3 बिंदु जरूर महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात की जाए तो पहला संदर्भ क्या है, पहला सदन है कि चुनाव की पद्धति जो हुई थी। अब ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती कितनी बार भी हुआ था, कब इसका चुनाव किया गया। हाँ, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 2022 में क्या हुआ था, या आपका चुनाव किया गया था। और 2022 में जब आपका चुनाव किया गया था तो आप भी जानते कितने, 403 सीटों पर, 403 सीटों के लिए क्या हुआ था, पूरा का पूरा आपका चुनाव कराया गया था। और 403 सीटों की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य पे जो बहुमत प्राप्त हुआ है वह किससे प्राप्त हुआ है, तो बहुमत की दशा जो है वह आप सदैव जानते हैं। बहुमत हमारे यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो 255 सीटें प्राप्त करते हुए आप कह सकते हो कि जो बीजेपी है उसे कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हैं।
और इसी दशा में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर बहुमत जब प्राप्त होता है तो बहुमत दल के नेता को ही क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर सीएम बनाया जाता है। और संयोग से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर सीएम जो है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पर सीएम हो जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो योगी आदित्यनाथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे खास करके अजय सिंह बिष्ट नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अजय सिंह बिष्ट की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये मुख्यतः कहाँ से समित है, तो आप भी जानते हैं ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से समित है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, बात आती है कि ये किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो नंबर की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नंबर के रूप में ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बिंदु आता है कि ये तो 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, खासा ये व्यक्ति के रूप में किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यूपी में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कई बार मुख्यमंत्री हैं। जैसे योगी जी ही 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 2 बार मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब अब ये 2 व्यक्ति थोड़ी ना, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन बने 2 बार हैं। हमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, इसका मतलब व्यक्ति तो अकेली है, 4 बार बनी है। हमारे कह सकते तो कल्याण क्या बोलते हैं आपके मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन व्यक्ति तो एक ही थे। तो इस दशा में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक नाम और जुड़ता है कि नंबर के आधार पे किस नंबर पे है, मतलब व्यक्ति के आधार पे किस नंबर के हैं। तो व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के रूप में यह 21वें व्यक्ति है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे व्यक्ति की बात करेगा तो व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो पिछला जो नंबर था वो 32वां था, लेकिन अब की बार का जो है, अब की बार का इनका नाम 33वें नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखिएगा। 255 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई, जहां पे नेता आपके योगी आदित्यनाथ बनाए गए। साथ ही साथ अब इसके अलावा दूसरे बिंदु की जब बात की जाए तो दूसरा संदर्भ जो जुड़ता है वो जुड़ता है आपके नेता प्रतिपक्ष, अर्थात आप कह सकते हो विपक्ष नेता। तो विपक्ष नेता के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो 111 सीटें आपके प्राप्त हुई थी किसको, सपा को। और सपा के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की जब बात की जाए तो अखिलेश यादव का नाम ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाते हैं, ये विपक्ष के नेता होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो सपा जिसके परिप्रेक्ष्य 111 सीटें, और इस दशा में अखिलेश यादव क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इनका नाम देखने मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब हम बात करते हैं सभापति को लेकर के, मतलब अध्यक्ष को लेकर के, 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो 18वीं विधानसभा का जो हम लोग अध्यक्ष देख पाते हैं वह किसे देख पाते हैं, तो वह हम लोग देख पाते हैं हमारे यहाँ पर सतीश महाना को। सतीश महाना ये क्या हो जाते हैं, ये 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फिर बात आती है आपके विधानसभा के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है वह कितना है। तो मंत्रिमंडल की जब बात की जाए तो मंत्रिमंडल में आप भी जानते हैं 52 लोग क्या हुए थे, आपके मंत्री बनाए गए थे। 52 लोग क्या हुए थे, आपके मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। मंत्रिमंडल मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार की संकल्पना होती है, जहां पे एक नाम होता है कैबिनेट मंत्री, आपने सदैव सुना होगा कैबिनेट मंत्री। एक होते हैं राज्य मंत्री, और ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। और एक जो होते हैं वो भी होते हैं राज्य मंत्री, लेकिन ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मतलब इनके पास कोई और कह सकते हो कि इनके ऊपर कार्य नहीं करता है, बल्कि ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप समझिएगा कि रेलवे मंत्री कोई है, तो रेलवे मंत्री कैबिनेट वाला है, लेकिन उसके अंदर 2-3 लोग और भी शामिल होते हैं जो उसके काम को बताते हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि कोई डस्टर मंत्री है, कोई चाक मंत्री है, कोई कह सकते हो कि कोयला मंत्री है। तो वो छोटे छोटे जो मंत्रालय होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मंत्री की संख्या ना होती है, और उस दशा में वह स्वतंत्र मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो 52 लोग मंत्रिमंडल में आपके शामिल किए गए, और मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कुल रूप से। ठीक है, एक बिंदु और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चूंकि एक बिंदु आता है सबसे महत्वपूर्ण, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी रही। महिलाओं के हिस्सेदारी की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से अब की बार बड़ा बेहतरीन रहा यूपी के इतिहास में। खास आप कह सकते हो कि महिलाओं की जो संख्या विजित होकर के आई है वो 47 महिला, कितनी 47 महिलाओं की जब बात की जाए तो 47 महिलाओं ने क्या किया है, यहाँ पे चुनाव जीता है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल 11% आप कह सकते हो कि प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं का हमें दिख मिलता है। तो 11% प्रतिनिधित्व के साथ 47 महिलाएं क्या की हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ी हैं और चुनाव जीती हैं। खासा देखा जाए तो 5 महिलाएं क्या की गई हैं, इनमें से आप कह सकते हो कि मंत्रिमंडल में भी शामिल की गई थी।
ठीक है। तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आपके जो 47 महिलाएं चुनी गई हैं, उन 47 महिलाओं में भी खास करके आपकी 5 महिलाएं मंत्रिमंडल में आपके शामिल की गई हैं। ठीक है। तो यहां तक अगर कोई संशय हो तो एक बार बताएं। हाँ बिल्कुल आप सत्य कर रहे हो, वो अलग मसला है, उसे बाद में चर्चा किया जाएगा जब उसका मंतव्य सध जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 106 नंबर का हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जिसे नाम दिया गया है नारी बंधन अधिनियम। नारी बंधन अधिनियम, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर महिलाएं होती हैं, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को ऐसे सदन में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो सदन की जब बात की जाए तो जैसे लोकसभा और जैसे विधानसभा, तो इनमें क्या होगा, इनमें खास करके इन महिलाओं को क्या किया जाएगा, अब रिजर्वेशन दिया जाएगा और वह क्या होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 सीटें क्या की जाएंगी, इनकी रिजर्व करी जाएंगी। और रिजर्व के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो यह संकल्पना कब से होगी, तो यह संकल्पना होगी आपके 2026 के बाद। एक्चुअली इसके बाद क्या होना है, क्योंकि 2026 में हमारे यहाँ पर परिसीमन होना है, तो उसी के बाद क्या होगा, इसको अप्लाई किया जाएगा। तो 106 नंबर की आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, जिसके अनुसार हमारे यहाँ पर लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें आपकी 1/3 सीटें रिजर्व करी जाएंगी। क्लियर है, तो ये खास ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीटें रिजर्व की जाएंगी तो यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पर विधानसभा में सीटें रिजर्व हैं। कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो कुल मिला जुला के ध्यान रखिएगा 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 सीटें आपकी एससी के लिए रिजर्व हैं। यही महत्वपूर्ण होता है, मतलब हमारे यहाँ पर 86 सीट क्या है आपके रिजर्व है। ठीक है, तो 86 सीट जो है मतलब 403 सीटों में, तो 403 सीटों में 86 सीटें आपकी क्या है, रिजर्व है। अब यहाँ तक कोई संशय हो तो एक बार बताएं। 33वें नहीं है, 35वें हैं। अच्छा ठीक है, यहां तक कोई संशय? हाँ, 128 नंबर का बिल था, 106 नंबर का संविधान संशोधन है। यहां तक कोई संशय हो तो बताएं। इस विषय को लेकर के यहां तक अगर कोई संशय हो तो एक बार बता दें। हाँ जी, और एक काम जरूर करें कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इसे लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दें, क्योंकि बड़ा बेहतरीन सेशन है, हमें लग रहा है। आप लोग भी जुड़े हैं तो कम से कम इतना मर्यादा जरूर रखें कि सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें, क्योंकि बड़े इत्मीनान से लगभग हर एक पहलू को हम समझते हुए चल रहे हैं। और उसका एक ही तात्पर्य है कि हमें शुद्ध रूप से हर उस एक पहलू को, हर उस बिंदु को क्लियर करते हुए रहना है जो हमारी परीक्षा के लिए बिल्कुल निर्णायक होते हैं। क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल 6 महीने का टाइम लाइन बचा है, तो इस 6 महीने को हम लोग नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे में कन्वर्ट करेंगे। और इन द एंड हम यही कह सकते हैं कि हमें अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा लेना है ताकि हम जो बार बार कट ऑफ जोन में चिल्लाते रहते हैं, उस कट ऑफ जोन से निकल करके हम लोग सेफ जोन में निकल जाएं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, आपके विधानसभा की बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चूंकि ये विधानसभा की बात चली थी तो विधानसभा से मिलता जुलता एक तंत्र हमारे यहाँ पर आपको मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में लोकसभा सदस्य कितने हैं। तो लोकसभा सदस्यों की जब बात की जाए तो ये कितने हैं, लोकसभा सदस्य संख्या की जब बात की जाए तो लोकसभा के जो सदस्य संख्या है, लोकसभा के जो सदस्य संख्या है, अगर इनकी बात की जाए तो ये कितने देख मिलते हैं, तो यह मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पर वर्तमान में कुल 80 लोग क्या होते हैं, 80 लोग या 80 सीट जो होती है वह आपके लोकसभा से देख मिलती है। अर्थात 80 सदस्य क्या होते हैं, आपके लोकसभा के यूपी से चुने जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं यूपी में राज्यसभा से कितने लोग होते हैं, तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में राज्यसभा से जो सदस्य की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो राज्यसभा में सदस्य की जो संख्या है वह वर्तमान हमें देख मिलती है कितनी, 31। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आज देश के अंतर्गत जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीटों को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी यूपी में होती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे आपके विधानसभा की हो या फिर आपके विधान परिषद की हो, लगभग सबकी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें आपको मिलती हैं। और यहाँ पर खास करके लोकसभा की जब बात की जाए तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, आपके 17 सीट क्या की गई हैं, आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं, किसके लिए, खास जब हम बात करते हैं एससी के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, 17 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व भी की गई हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 80 सीटों में से 17 सीटें आपकी लोकसभा में क्या की गई हैं, रिजर्व भी करी गई हैं। क्लियर। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बिंदु हमारे यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि ये तो एक सदन की बात हो गई, सदन खास करके जो हमारे राज्य परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है,
लेकिन आप भी जानते हैं किसी भी राज्य में अगर प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जानी है तो उस दशा में मान लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश चारों तरफ अपना शासन प्रशासन फैला लेगा। तो फिर क्या करता है, ये राज्य अपने प्रशासन को परिवर्तित करता है, अपने प्रशासन को क्या करता है, थोड़ा सा विस्तारित करता है, इसको और स्मूथ करता है ताकि और भी लोग क्या हो इसमें शामिल किए जाएं। तो राज्य की जब बात की जाए तो राज्य को हम लोग क्या करते हैं, राज्य को हम लोग डिवाइड करते हैं मंडल में, या जिसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं संभाग के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो मंडल या संभाग। आज मंडल या संभाग की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी में कितने पाए जाते हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पर 18 मंडल प्रमुख रूप से आपको मिलते हैं। और बात आती है कि सबसे ज़्यादा मंडल नवीनतम कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, नवीनतम मंडल की जब बात की जाए जो आपका हाल फिलहाल में बनाया गया उसका नाम क्या आता है, तो आपने सदैव सुना होगा अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल जो बेसिक कब बनाया गया, 2008 में। तो 2008 की जब बात की जाए तो 2008 में सबसे नवीनतम मंडल आपका बनाया गया था अलीगढ़, जो 18वें मंडल के रूप में चिन्हित किया गया। मंडल के बाद फिर क्या आता है, मंडल के बाद इसी प्रशासन की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर फिर आता है जिला। जिला की जब बात की जाए तो जिला का संबंध क्या है, आज मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यूपी में जब हम जिलों की बात करते हैं तो वर्तमान यूपी में 75 जिले आपको दिख मिलते हैं। जिले के बाद फिर क्या नाम आता है, जिले के बाद फिर आपका नाम आता है तहसील। आज तहसील की जब बात की जाए तो तहसील की संख्या क्या है, तहसील की संख्या 351 है। 351 की जब बात की जाए तो ये वर्तमान में आपकी तहसील होती है। तहसील के बाद अगर देखा जाए तो फिर क्या नाम आता है, तहसील के बाद आपका ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक। आज ब्लॉक की जब बात की जाए तो ब्लॉक की संख्या क्या होती है, ब्लॉक खासा ध्यान रखिएगा 826 है। हमारी यूपी में ब्लॉकों की जब हम संख्या की बात करते हैं तो ये क्या होती है, 826 होती हैं। 826 के बाद फिर क्या नाम आता है, ब्लॉक के बाद फिर आपके नाम आते हैं आपके ग्राम पंचायत को लेकर के। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो ग्राम पंचायत की संख्या क्या है, ये आप भी जानते हैं 58,176। ठीक है, 58,176। हालांकि थोड़ा सा इसके पैटर्न को ध्यान रखिएगा, कुछ लोकेशन पे ऐसा भी है जहां पे ये लिखा गया है कितना, आप कह सकते हो कि ये लिखा गया है कितना, 59,000 कितना है, 59,073 है शायद। ठीक है, 59,073 है, 59,073 शायद यही है। अगर हम कंफर्म हैं तो इसे कंफर्म करिएगा, ये हम भूल रहे हैं। 59,073, 58,176 है और फिर आपका एक 59,073 है, कुछ जगह पे इसे लिखा गया है। ठीक है, हालांकि हम बार बार कहते हैं कि इसको जो हमने चिन्हित किया है वो हमारे जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसके वेबसाइट से हमने चिन्हित किया था, क्योंकि ये सीन ऐसा था कि चुनाव जब होता है तो उसी में आंकड़े आपके क्लियर होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो कुछ जगह पे आपको ये भी देख मिलता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की संख्या क्या होती है, ग्राम पंचायत की संख्या 58,176 होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए 58,186, अच्छा 58,186, ठीक है, 58,186 है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के बाद फिर किसका नाम आता है, फिर नाम आता है आपका कुलग्राम का। कुलग्राम, कुलग्राम की संख्या क्या है, यह आपको देख मिलता है 1,06,774, ये कुल गांव है। अच्छा, कुल गांव का कॉन्सेप्ट क्या है, कुल गांव की जब बात की जाए तो कुल गांव का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं गांव में क्या होता है, गांव के अंतर्गत 3-4 गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ठीक है, तो 3-4 गांव को मिलाकर के क्या किया जाता है, एक गांव पंचायत बनाया जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत है 58,000, मतलब जहां पे प्रधान जी लोगों का चुनाव होता है। लेकिन जब हम सामान्य गाँव की बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा गाँव में 2 पुरवे होते हैं, इस पुरवा का नाम उस पुरवा का नाम, हाँ, या फिर जो गांव पंचायत के प्रधान जी होते हैं 2-3 गांव के प्रधान होते हैं। तो सामान्य अवस्था में जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको हम कुल गांव के अंतर्गत काउंट करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का मतलब है कि वही जो प्रधान जी लोग हैं। तो हमारे यहाँ पर प्रधान जी लोगों की संख्या आप इस तरीके से देख सकते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो कुल ग्राम के बाद हमारी कह सकते हो कि हायरार्की समाप्त हो जाती है, और सबसे प्राथमिक लेवल पे जहाँ पे जब हम जनप्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो आपके इसे ग्राम पंचायत से आपके शुरू होती है। ठीक है, तो यह व्यवस्था हमें अपने राज्य में देख मिलता है। अच्छा, अब इसी व्यवस्था को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा कंटिन्यू करें तो इसी व्यवस्था में आपने सुना होगा ये जो व्यवस्था देख मिलती है वह क्यों देख मिलती है, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 40 के बारे में। अनुच्छेद 40 की जब बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर पंचायत के गठन के लिए संबंधित है।
हमारे संविधान में पंचायत के गठन को आधारित करते हुए इसका नामकरण दिया गया है। और ये किससे संबंधित है? यह आपको देख मिलता है आपके गांधीवादी विचारधारा को आधारित करते हुए, क्योंकि गांधी जी का संबंध था कि हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे खास करके लोगों का, सारे के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने आज़ादी दिलाई उस तरीके से लोगों का शासन प्रशासन में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अर्थात गांधीवादी आदर्श की जब बात की जाए या उनकी विचारधारा, तो उसके ऊपर पंचायतों के गठन की बात की गई। और इसके बारे में आपने सुना होगा, इसका विधिवत शुरुआत भी किया गया था हमारे यहाँ पर। जब हम बात करते हैं 24 अप्रैल कह रहे हैं 2 अक्टूबर सन 1959 से इसकी शुरुआत भी की गई थी। कहाँ से? आपके राजस्थान से। आज के राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान में नागौर नाम का जिला आपने सुना होगा, जहां पे बदकरी नाम का गांव पड़ता है। तो बदकरी गांव की जब बात की जाए तो बदकरी गांव से क्या किया गया था, इसकी शुरुआत भी की गई थी। और किसके माध्यम से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। तो जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहले चरण में राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि यहीं पर अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो दूसरा शुरू करता है वह कब चालू करता है, तो वह आंध्र प्रदेश होता है जिसने इस व्यवस्था को अपने यहाँ पे लागू किया। बात आती है हमारे यूपी ने कब लागू किया, तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी ने भी आपके 1959 में ही लागू कर लिया था। ठीक है, तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी ने भी पंचायतों का गठन 1959 में ही कर लिया था। खासा 2 अक्टूबर के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें आपको दिख मिलती है। लेकिन आप भी जानते हैं जो पंचायतों का गठन था, मुख्यतः अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 40 का इसका हिस्सा है। तो अनुच्छेद 40 आपने सुना होगा, ये डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी मतलब आपने कई बार सुना होगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में नाम दिया जाता है। आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब बात की जाए तो ये कोई कह सकते हो कि विधायी अधिकार तो है नहीं, वो एक तरीके से स्वतंत्र अधिकार है, राज्यों का एक तरीके से दायित्व है। अगर वो चाहते हैं कि अपने यहाँ पे राज्य व्यवस्था को एक स्वरूप देना, उसे एक नया आधार देना, तो वह अपने यहाँ पे लागू करें। नहीं चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। तो जब आप वही है कि जैसे आपसे कोई कह दे, हे भैया पढ़ाई कर लेते पुलिस बन जाओगे, अब बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, ई लो हाई लो एंड्रॉइड का मोबाइल और नया कोर्स आया है 30,000 रुपया का खरीद लो और मार्केट से चले जाओ 5 ठो किताब ले आओ, साइकिल लेके पन चले जाओगे बाजारे, 6 ठो किताब ले आओगे, 10 रुपये समोसा खा लोगे, मोबाइल रिचार्ज करा लोगे, वो कोर्स ले लोगे, दुनिया भर का PDF जितना पिछला क्लास था सब लोड करके रख लोगे। और उसके बाद जैसे मोबाइल खोलोगे कहेंगे आज ये वाला देख लेते हैं, काल भी नहीं उठ करके पहला काम करेंगे करंट अफेयर से क्लास चालू करेंगे, बढ़िया रजिस्टर में नाम वाम लिख करके रख देते हो, काल से इस काम को चालू करेंगे। और यही व्यवस्था होती है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव नहीं दिया गया ना, अभी आपके ऊपर सुझाव दिया गया है। तो आप क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, किताब कापी जंगला पे रख दिया और उसके बाद अपना संदर्भ व्यवस्थित करते चले गए। लेकिन यही दूसरा स्वरूप होता, पिताजी वही डंडा लेके खड़े होते हैं, पढ़वा के नाई ससुर देखा थी के तुम्हें छुड़ावत है, आज खाना नाई मिली चाहिए, ये कुकुर हो गेल बे, एकदम पढ़ाई लिखाई से कोनो मातल नहीं बे, जूता खाए काम करत है, जितना पैसा एक ऊपर खर्च करती सब बर्बाद हो जाते। आज जब तक ससुरु हमें सुनाई नहीं दी है पहला चैप्टर, तब तक ना खाना नहीं मिले चाहिए। ठीक बा, ध्यान से अब बैठ के जब इसके आधार पे आपके पिताजी कहते हैं कि पहला चैप्टर याद होना चाहिए बाकायदा, जब आपके ऊपर दबाव बना तो उस दशा में क्या हुआ, पहला का 3 चैप्टर याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आती है हमारे राज्यों के लिए, क्योंकि राज्यों के ऊपर कोई प्रशासन नहीं था, कोई प्रबंधन नहीं था। तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में ये मनमानी की है, किसी ने 1 बनाया, किसी ने 3 बनाया, किसी ने 5 बनाया, किसी ने बनाया ही नहीं इस व्यवस्था को। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इस व्यवस्था को कैसे रेखांकित किया जाए, उसके लिए एक यहाँ पे कह सकते हो कि एक विधा व्यवस्थित की गई, जिसको हम नाम देते हैं बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता के नाम से एक हमारे यहाँ पर क्या होती है, समिति गठित की गई है। और इस समिति की जब बात की जाए तो यह समिति कब गठित हुई, तो यह 1957 में आपकी गठित की गई, जिसका मुख्य मंतव्य था कि देखो भाई हमारे यहाँ पर आपको समिति को बनाया जा रहा है, और इस समिति का बनाने का मंतव्य क्या है, हमारे यहाँ पर इस पंचायतों को व्यवस्थित करना। तो इन्होंने कहा कि देखो पंचायत तब व्यवस्थित हो सकती है जब पंचायतों का क्या हो, त्रिस्तरीय ढांचा डेवलप किया जाए। और त्रिस्तरीय ढांचा को डेवलप करने का इन्होंने सुझाव दिया। इसी कारण से इनको हम लोग क्या कहते हैं,
इनको बलवंत राय मेहता को हम लोग शुद्ध शब्दों में इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कह देते हैं। तो जनक की जब बात की जाए तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा का जनक हम लोग बलवंत राय मेहता को मानते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, हमारे यहाँ पर खास करके संविधान संशोधन किया जाता है। और इस संविधान की जब बात की जाए तो इस संविधान का जो संशोधन किया जाता है वह कब किया जाता है, तो वह किया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल सन 1993 में। 24 अप्रैल सन 1993 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे आपका क्या हो जाता है, खासा आप कह सकते हो कि संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन के अनुसार हमारे यहाँ पर क्या होता है, आप कह सकते हो कि ये संविधान संशोधन किस नंबर का था, 73वें नंबर का था। ठीक है, 73वें नंबर का ये संविधान संशोधन आपको दिख मिलता है, जिसके अनुसार संविधान में क्या की गई, आपके 11वीं अनुसूची ऐड की गई। और 11वीं अनुसूची ऐड करते हुए खासा आपने सुना होगा कि इसमें पंचायतों के 3 स्तर की बात की गई। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे यहाँ पर पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था अब क्या हो जाता है, अब इस तरीके से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, संवैधानिक कह सकते हो कि इसे दर्जा देते हुए हमने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपने यहाँ पे व्यवस्थित किया 11वीं अनुसूची के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। खासा इसमें हमने क्या किया, संविधान की जब बात की जाए तो संविधान में अनुच्छेद ऐड किया। आपने देखा भी होगा संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 243 ओ तक इसके बारे में पूरा प्रावधान किया गया है। मुख्यतः चूंकि ये घटना 24 अप्रैल की थी तो इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इस 24 अप्रैल को अपने यहाँ पे एक दिवस नाम दिया जाता है पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, यह किसे बोला जाता है, तो ये 24 अप्रैल को बोला जाता है। ठीक है, तो 24 अप्रैल हमारे यहाँ पर क्या होता है, पंचायती राज दिवस माना जाता है। क्यों, क्योंकि संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया था। 1992 में आपका बिल बनाया गया था, 1992 में यह आपका बिल बनाया गया था, लेकिन पारित वगैरह जो हुआ था मतलब एक समूचे रूप में वो आपके 1993 में पारित हुआ था। अच्छा, अब एक चीज यहीं पे और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 1993 में पारित हुआ। बात आती है यूपी में लागू कब हुआ, तो यूपी में ये जो व्यवस्था आपके लागू की गई वह किया गया था आपके 1994 में। ठीक है, क्योंकि 1993 में तो यह व्यवस्था बनी ही थी, तो इस दशा में यूपी में 1994 में यह आपका लागू हुआ था। ठीक है, यह व्यवस्था आपको दिख मिलती है। अब इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो इस व्यवस्था के लिए हम शुद्ध रूप से देख पाते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से यह 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे जन्म दिया जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार देखे मिलते हैं। कौन सा, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण के अलावा एक आपका होता है शहरी क्षेत्र के लिए। तो दोनों जगहों पे आपके पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप किया जाता है। खासा ग्रामीण क्षेत्र की जब बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था आती है वह किस संदर्भ में आती है, तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची के अनुसार खास करके आप कह सकते हो कि 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची के अनुसार क्या होता है, इसको ऐड किया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्र की जब बात की जाए तो इसमें आपने सुना होगा 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है। और इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इस परिप्रेक्ष्य में आपको 74वां संविधान संशोधन देख मिलता है। तो 74वां संविधान संशोधन जो आपके शहरी क्षेत्र के लिए क्या किया जाता है, यह आपका व्यवस्थित किया जाता है। अब मुख्यतः अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर जो आपके 3 स्तर आपके व्यवस्थित किए जाते हैं, अगर हम क्रम से उनको नाम देना चाहें तो उनके नाम जो शामिल होते हैं, पहला होता है जिला स्तर पे, तो आपने कई बार सुना होगा जिसको हम कहते हैं जिला पंचायत। ठीक है, दूसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत के बाद तीसरा जो होता है उसे हम नाम देते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यह 3 नाम आपको क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिख मिलते हैं। कहाँ पे, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में खास करके जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर 3 स्तर आपके क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र में होता है। पहला होता है नगर निगम, नगर निगम के अलावा दूसरा वाला होता है नगर पालिका, और नगर पालिका के बाद आपका तीसरा जो होता है उसका नाम होता है नगर पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तर आपके क्या हो जाते हैं, यहां पे आपको दिख मिलते हैं।
तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ये संविधान का पूरा प्रावधान, जिसके अनुसार 3 स्तर आपके लागू किए जाते हैं। जहां पे अगर हम इनके नंबर्स की बात की जाए तो जिला पंचायत कितने होते हैं, तो जिला वर्तमान हमारी यूपी में सहयोग से 75 हैं, तो 75 इसके नाम हो जाते हैं। क्षेत्र पंचायत की जब बात की जाए तो प्रखंड आपके कितने हैं, तो इनकी संख्या 826 है, तो ये आपके 826 होते हैं। ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो अभी हमने देखा 58,186, तो 58,186 क्या हो जाते हैं, या आपके नाम देख मिलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नगर निगम कितने हैं, तो वर्तमान हमारी यूपी में 17 नगर निगम है, तो नगर निगम का नाम यहाँ देख मिलता है। नगर निगम के बाद नगर पालिका, तो शायद आपको पीछे याद होना चाहिए, हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट भी किया था, जो हमारे यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव गए हुए थे, तो उसमें नगर पालिका की संख्या 199 थी, ठीक है। और इसी तर्ज पर नगर पंचायत की जब बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी थी, यह संख्या 544 थी, तो इसे खासा ध्यान रखिएगा। तो नगर निगम 17, नगर पालिका 199 और नगर पंचायत आपके 544, ये सारे नाम आपको देख मिलते हैं। आज के संदर्भ की जब बात की जाए तो ग्राम के अंतर्गत आपने कुछ विशेष नाम सुने होंगे। जैसे ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो यहाँ पे हायरार्की की जब बात की जाए तो ये सबसे प्राथमिक लेवल का माना जाता है। पंचायती व्यवस्था में जब हम बात करते हैं सबसे प्राथमिक स्तर का, तो यह ग्राम पंचायत माना जाता है। जब हम द्वितीय स्तर की बात करते हैं तो द्वितीय कौन होता है, यह क्षेत्र पंचायत माना जाता है। और तृतीय स्तर की जब बात की जाए तो तृतीय स्तर कौन माना जाता है, यह जिला पंचायत माना जाता है। और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का नाम देते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का नाम हमें इस क्रम में दिख मिलता है। अच्छा, ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, जो प्राथमिक स्तर है इसका जो प्रमुख होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, तो आपने सुना होगा इसको हम प्रधान बोलते हैं। अलग अलग लोकेशन पे जैसे सरपंच बोला जाता है, कुछ लोकेशन है जहां पे मुखिया भी बोला जाता है, और कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पे क्या कहा जाता है, पंच की भी संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि प्रधान, सरपंच, मुखिया, पंच, ये सब नाम आपको देखे मिलते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत में जो एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वह कौन होता है, तो उसको आपने सुना होगा, जिसको हम नाम देते हैं बीडीओ। क्या कहा जाता है, बीडीओ। बीडीओ का नाम क्या होता है, तो आपने सुना होगा ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, खास करके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बीडीओ का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम क्षेत्र पंचायत पे चलते हैं तो क्षेत्र पंचायत में जो अधिकारी होता है उसका नाम क्या होता है, तो वह होता है बीडीओ। बीडीओ, और बीडीओ की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, इसका संदर्भ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब प्रखंड विकास अधिकारी। ये आपके पीसीएस के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि इनकी जब बात की जाए तो ये 10+2 लेवल अर्थात यूपी ट्रिपल के द्वारा चुने जाते हैं। अभी 2018 का आपका हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो ये बीडीओ साहब होते हैं, क्लियर। तो यहां पे नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य एक बिंदु ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नगर निगम की जब बात की जाए तो नगर निगम का जो अधिकारी होता है उसे क्या नाम देते हैं, तो जो चुना गया सदस्य होता है उसको हम लोग मेयर का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, मेयर की जब बात की जाए तो मेयर इसका नाम दिया जाता है। अच्छा, चूंकि नगर निगम की बात चल रही है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सबसे पहला या सबसे पुराना कौन सा नगर निगम है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम है कानपुर। कानपुर की जब बात की जाए तो यूपी का जो सबसे पहला नगर निगम माना जाता है वो कानपुर माना जाता है। जिस तरीके से देश में आपने मद्रास का नाम सुना है, ठीक है, देश की जब बात की जाए तो देश में कौन माना जाता है, देश में मद्रास माना जाता है। उसी तर्ज पर यूपी में सबसे पुराना कानपुर माना जाता है। और यहां पे अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल का मतलब 17वें नंबर का कौन माना जाता है, तो ये माना जाता है शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारी यूपी का नवीनतम या आप कह सकते हो कि 17वें नंबर का नगर निगम माना जाता है। तो यूपी के 17वें नंबर के नगर निगम की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये शाहजहांपुर माना जाता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको दिख मिलती है किसके परिप्रेक्ष्य में, जब हम अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनका जो चुनाव होता है मतलब प्रधान जी, सरपंच, मुखिया वगैरह का, तो इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं तो इनमें खास ध्यान रखिएगा कि इनके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य की जब बात की जाए तो सदस्य का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है। आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर जैसे क्या नाम आता है, बीडीसी,
बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, तो ये लोग जनता के बीच से होते हैं, तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष का, तो ये जो अध्यक्ष आपके चुने जाते हैं वह आपके अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो सदस्य लोग होते हैं यही लोग मिल करके आपके अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो इस कारण से सदस्य तो प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि अध्यक्ष जो होता है वह आपके अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये सारी चीज आपको पूरी हायरार्की में देख मिलती है, और ये सारी व्यवस्थाएं आपके हमारे यहाँ पर जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सामान्य अवस्था में अगर आप प्रधान बनने के इच्छुक हैं, काफ़ी ईमानदार, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हैं, तो उस दशा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास 21 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात 21 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ पर मतदाता सूची होती है, तो मतदाता सूची की जब बात की जाए तो मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। तो मतदाता सूची की जब बात की जाए तो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और 21 वर्ष की उम्र होगी तब आप इसका चुनाव लड़ पाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एक विषय और, खास करके जब हम वोट करने की उम्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर वोट करने की जो उम्र रखी गई है वो सामान्य अवस्था में कोई भी व्यक्ति पहली बार वोट कर सकता है जिसकी उम्र क्या हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है। हालांकि पहले हमारे यहाँ पर 18 वर्ष की उम्र सीमा नहीं थी, पहले यह आप कह सकते हो कि 21 वर्ष की थी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो 61वां संविधान संशोधन आता है उसके माध्यम से यह उम्र सीमा खास करके 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन जो मुख्य रूप से 21 से क्या करता है, 21 से आपके 18 कर देता है। यह कब आया था? यह आया था आपके 1989 में। 1989 की जब बात की जाए तो उम्र सीमा को 21 से लेकर के 18 कर देता है। और यह घटना कब की होती है? तो यह आपका संविधान संशोधन होता है खास करके 61वें नंबर का। और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होता है? 1989 से। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का पूरा एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? यहां तक कोई संदेह? यहां तक अगर कोई संदेह नहीं है तो इस बात को यहीं पर अब हम विराम देंगे। ठीक है, अगले दिवस में जब फिर से हमारी मुलाकात होगी तो इसी को हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहतर लगा होगा, और अगर आपको बेहतर लगा है तो एक विशेष काम करिएगा, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा। बीच बीच में ऐसे ही हम आपके बीच में जुड़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यह सेशन आपको बेहतर लगा, और बेहतर लगा इसका आप दूसरा पार्ट, इसका अगला पार्ट, इसका अगला भाग, या फिर जो इसका अगला एपिसोड है उसे देखना चाहते हैं तो उस दशा में आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ जुड़ें और उस दशा में क्या करें, उस दशा में आपके साथ यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण संदर्भों को और भी कंटिन्यू करें। ठीक है, बाकी रही बात क्लास के पीडीएफ की, तो क्लास का पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। आज के क्रम को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आप सबसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो इसे जरूर आप सबसे हमेशा से कहना होता है कि इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ ही साथ आपकी क्लासेज, आपके प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करते हैं। क्लास की टाइमिंग की जब बात की जाए तो 9 बजे से आपके रोज ये आपकी चलती रहती है। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी यह सेशन आपको आगामी और देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि विधिवत तरीके से आपको मज़ा भी आया होगा और लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के विषय को ही विराम देते हैं। क्लास में जुड़े थे तो इसे लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और कोशिश करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे साझा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।